हेलो। हेलो। हेलो अगेन। हेलो। मैं आज एक छोटी सी खुशखबरी से स्टार्ट करना चाहता था, तो क्या सुनना चाहेगी? हाँ हाँ। मुझे अभी जस्ट यूट्यूब से एक नोटिफिकेशन आया कि हमारे 100 सब्सक्राइबर आ गए हैं। तो मुझे अच्छा। बड़ा अच्छा लगा यार हाँ। कि पहली बात तो मैं बहुत ही आभारी हूँ जो भी वो 100 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अर्ली 100। हाँ, अर्ली 100 होपफुली और भी करें, बट मैं मुझे ये जान के जब वो नोटिफिकेशन आया तो मैं मनी मन सोच रहा था कि कितनी अद्भुत बात है कि आज की तारीख में हम घर पे बैठे बैठे अपनी चर्चा कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बेसिकली। हाँ। और 100 लोग हैं जो उस चर्चा को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं और सुन भी पा रहे हैं। मतलब हमने चालू किया था प्रोजेक्ट 29 फरवरी 2020 को, ऐसे ही बैठे बैठे सोच ही रहे थे कि अब वर्क फ्रॉम होम आ गया, करेंगे क्या महीना 2 महीना, चलो थोड़ी सी एक एजुकेशनल जर्नी ले लेते हैं। उस एजुकेशनल जर्नी में हमारे साथ 100 और लोग जुड़ गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी तक जितने फीडबैक कमेंट्स आए हैं वो भी बड़े प्रोत्साहित करते हैं हमें। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। वी रियली वैल्यू योर टाइम एंड वी विल। कई लोगों ने लिखा कि कीप गोइंग ऑन, रिलीज मोर। तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमारे जब तक हमारे सवाल रहेंगे, हाँ, ये सवालों क्यूरियोसिटी हाँ की जर्नी चलती रहेगी। ये जर्नी चलती रहेगी। तो मैं अभी तक ना एक बहुत ही संक्षिप्त में ना इस जर्नी को थोड़ा सा समराइज़ करना चाहता हूँ। तो बेसिकली हमने शुरू किया जहाँ से हम सबकी शुरुआत हुई, कि जब कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधकार अंधेरा, कुछ नहीं था, इस ब्रह्मांड भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये संसार नहीं था, कुछ नहीं था। एकदम से कहीं एक विस्फोट से निकल के बहुत सारी एनर्जी आई। एनर्जी से छोटे छोटे पदार्थ आ गए। एनर्जी अलग अलग रूप धारण करती है बेसिकली, इतना समझ में आया मोटा मोटी मेरे को, जिसे बिग बैंग बोलते हैं। वही एनर्जी पार्टिकल्स का रूप लेने लग गई, वही एनर्जी फोर्सेस का रूप लेने लग गई। पार्टिकल्स फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटी जो फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी वजह से पास आने लग गए। तो पास आने लग गए फंडामेंटल फोर्सेस की वजह से पास आने लग गए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग गए। तो उसकी वजह से हमारे तारे सितारे पैदा हुए। उन्हीं में से एक तारा है हमारा सूरज। कई आसपास सूरज की ग्रेविटी की वजह से जो थोड़ा सा मलबा था घूम रहा था, वो इकट्ठा होते होते प्लैनेट्स बन गए। उनमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। कैसे अर्थ में पहले कुछ नहीं था, मतलब ज्वालामुखी फट रहे होते हैं, कहीं से पत्थर आ रहे होते हैं, वैसे ही हमारा मून भी निकला। एक कोई प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया। वो आके जब हमारे अर्थ से टकराया तो मून बन गया। वैसे ही देखा गया कि एक बार कहीं हो सकता है, साइंटिस्ट बताते हैं, ये भी थियोरी अभी तक प्रूव नहीं की गई है, कई सारी थियोरीज है, बट जो लीडिंग थियोरी बताती है कि कहीं शायद पानी में पहली बार लाइफ उपजी। जब लाइफ उपजी तो कुछ नहीं थी, एक सिंगल सेल लूका बोलते हैं, जो सबसे पहला हमारा कॉमन एंसेस्टर, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर आया। कहने का मतलब है कि एक छोटे लूका से ही सारे के सारे जीव जंतु उसी से आते हैं। हम सब जीव जंतुओं का जो पूर्वज है, सबसे एक छोटा सा सिंगल सेल प्राणी था। तो उन्हें भी बताया कि कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से धीरे 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 म्यूटेशन होते होते मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से कैसे ऑर्गन्स बनने लग गए, ऑर्गन से कैसे ऑर्गेनिजम्स बनने लग गए, ऑर्गेनिज्म से कैसे कैसे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती गए, तो बंदर आ गए। कैसे बंदर धीरे 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 इवॉल्व होते, या बंदर जैसा कोई प्राणी था जो हम सबकी एक नानी तूने बताई बंदर जैसी थी, हमारे कॉमन एंसेस्टर से निकल के ब्रांच आउट हो गए। एक तो चिंपैंजी बन गया और दूसरा हम सब मनुष्य का पूर्वज बन गया। वो तूने बड़ी कहानी दिलचस्प बताई कि कैसे धीरे 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 एवोल्यूशन हुई। हमने एवोल्यूशन पे काफ़ी सारी चर्चा की और हमने ये पता किया कि कैसे हम पहले ऐसे हम हाथ पैर चारों ऐसे चलते थे बंदरों की तरह, पर किसी एक हमारे पूर्वज को थोड़ी सी समझ आई होगी, एक काम खड़े होकर देखते हैं, दो पैरों पे चल के देखते हैं। पैरेलली हमने थोड़ा सा फायर पे कंट्रोल करना भी चालू कर दिया था। उसकी वजह से हमने खाना पकाना चालू कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी आंतड़ियों को उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमको काफ़ी एनर्जी बच गई थी। बाइपीडलिज्म पे चलने की वजह से तूने एक और कहानी बताई थी कि कैसे हमारे जो ब्रेन्स बड़े हो रहे थे, क्यों हमारी आंतड़ियाँ छोटी हो रही थी तो हमारी ब्रेन्स को एनर्जी मिल रही थी, तो ब्रेन्स बड़े हो रहे थे। पर दिक्कत भी आ रही थी, साथ में दो फोर्सेस काम कर रहे थे। ब्रेन बड़े होने की वजह से बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होने लग गए। उसकी वजह से माएँ थोड़ी लाचार हो गई, तो इसलिए माँओं को थोड़ी सी सहायता चाहिए थी, तो इसलिए हम ग्रुप्स में रहने लग गए हम। और उसकी वजह से हमारी जो एक
कोऑपरेशन, सहायता की जो टेंडेंसी है वो इवॉल्व हुई, पर हमारे जो ब्रेन बड़े होने लग गए, वो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। तो जो ये पूरी कहानी जो अभी तक चल रही है, मुझे इतना समझ में आया, मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दी। लाइक किसी को अगर ये कहानी बड़े ही डिटेल में सुननी है तो हम इससे पहले आई थिंक 11 एपिसोड्स कर चुके हैं, 11 घंटे हम इसी चीज़ों पे हमने एक मुद्दे पे बड़ी डिटेल, बड़ी विस्तार से बात की है। पर बड़ी संक्षिप्त में यही मोटा मोटी कहानी है कि कैसे बेसिकली जो एक बिग बैंग हुआ था, एक विस्फोट हुआ था 1400 करोड़ साल पहले, तब से लेके आज तक कुछ ना कुछ चलते जा रहा है। हमारी ही कहानी है ये, ठीक है। ये कुछ बस एक के बाद एक इवेंट्स होते जा रहे हैं। इन इवेंट्स को तुम एक पड़ाव की तरह मान सकते हो। तो हमारे हर एपिसोड को भी आप ऐसे देख सकते हैं कि एक पड़ाव है, कि हमारी कहानी में कैसे पड़ाव आते गए। पर अब जो हम फोकस कर रहे हैं वो स्पेशल, हम एक फोकस कर रहे हैं हमारी मानव इतिहास में, हम मनुष्यों की कहानी क्या है। तो उस कहानी में मुझे इतना समझ में आ गया कि एक फायर को जो हमने कंट्रोल करने की एबिलिटी ले ली ना, उसकी वजह से हमारे हर पहलू पे चेंज आया। मैं ये भी नहीं बोल सकता सिर्फ हमारी बॉडी, बिकॉज इट्स स्मॉल लाइक the control of fire shaped our body, shaped our mind and everything. But what I found most interesting was कि कैसे हमने जो ये पूरा जो डायनामिक हुआ फायर की वजह से, हमने खाना पकाना चालू कर दिया, उसकी वजह से हमारे जो ब्रेन्स बढ़ने लग गए। तो हमेशा से ही बोलते हैं कि जैसे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी और मुझे पता चला कि जो हमारी जो स्पीशीज़ है उसका नाम है होमो सेपियंस। ये तो हमको पढ़ाया गया है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि ये सेपियंस का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि सेपियंस का मतलब होता है वाइज। तो जो तूने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि ये जो होमो सेपियंस, जो स्पीशीज़ हैं, जो हमें जो नाम दिया गया हमारी योनि को, इसके अलावा भी बहुत ह्यूमन स्पीशीज़ थी अलग अलग, जो तूने नाम बताया, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल्स वगैरह वगैरह, उनकी हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी देखी। तो हमें ही अलग से नाम दिया गया। वाइज मतलब शायद हिंदी में से बोलेंगे समझदार या ज्ञानी, जो स्पीशीज मतलब जो भी, मतलब एक विजडम जो है हम में। तो इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हमारा जो ब्रेन साइज बहुत बड़ा था, इसलिए हमें वाइज बोला गया है। पर एक और चीज़ तूने बताई कि ऐसा ही सिर्फ हम होमो सेपियंस ही नहीं है जिनका ब्रेन बड़ा था, और भी स्पीशीज़ हैं। तूने शायद ये भी बताया था कि हो सकता है निएंडरथॉल्स के ब्रेन तो हमसे भी बड़े हों। तो मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा था कि मुझे ये पता है कि बड़े ब्रेन होने से बहुत एडवांटेजेस मिलती है ऑब्वियसली, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही इकलौती ह्यूमन स्पीशीज़ थे जिनके ब्रेन्स बड़े थे, और भी थे। एंड आई डोंट जस्ट मीन ब्रेन बड़ा होना। तूने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि ब्रेन टू बॉडी साइज क्या रेशो है वो मैटर करता है। उसमें भी हम नंबर 1 नहीं थे, और स्पीशीज़ थी, एटलीस्ट नंबर 1 भी नहीं तो और स्पीशीज़ भी हमारे बराबर की थी। तो मेरे 2 प्रश्न हैं एक्चुअली। एक प्रश्न तो ये कि हमारे जो ब्रेन साइज बड़े हो रहे थे, स्पेशली जो अब आ जाते हैं मनुष्य, मतलब होमो सेपियंस जो है, उसमें एक ऐसी क्या खूबी थी ब्रेन बड़े होने की वजह से। और दूसरा मेरा प्रश्न ये आ रहा है, अभी तक हमने जितनी भी बात की, हम मनुष्य पर वर्ड यूज़ कर रहे थे, बट जितने भी प्राणी थे थोड़े बंदर जैसे दिखते थे, थोड़े आदि मानव जैसे दिखते थे। तो मेरा सवाल ये भी है कि जैसे मैं और तू दिखते हैं, वैसे दिखने वाले प्राणी कब आए? तो दोनों ही प्रश्न हैं मेरे कि अभी तक जितनी हम बात कर रहे थे, क्या वो हम जैसे ही दिखते थे या हमसे थोड़े अलग आदि मानव जैसे दिखते थे? और दूसरा, ऐसी हम में ही क्या खूबी आई जो होमो सेपियंस है, कि हमने जो अपने दिमाग का जैसा उपयोग किया कि हम आज की तारीख में दुनिया के सबसे पावरफुल स्पीशीज हैं। आई थिंक वी कैन सेफली से, राइट, लाइक वी आर द मोस्ट पावरफुल स्पीशीज, व्हिच अदर स्पीशीज? By powerful you mean planet altering, like we are literally changing the planet because of our activities. And also, like, I mean species, I don't mean like an individual entity. Correct. Like for example, I myself as an individual member of the species, I cannot stand in front of a bear or a tiger or a lion or a crocodile. But as a collective species, हम जब गुटों में आ जाते हैं तो कुछ एक बात होती है कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। तो मेरे मन में ये थोड़े सवाल आ रहे थे, तो इसलिए मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि ये कहानी आगे कहाँ जाएगी। तो टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, हमने बात की थी अभी हमारी स्टोरी में, हमने कुछ 2 मिलियन साल पहले की बात की थी कि कुछ हमारे कजन्स मूव कर गए थे। हमारी जो स्पीशीज होमो सेपियंस, 20 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में ही थे। कुछ 200,000 ईयर्स पहले, वैसे तो 100,000, अब इसके अंदर भी ना, मैं जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, हर एक में अलग अलग डेट मिलती है मुझे, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग। सो यूँ लगा लो कि 100,000 ईयर्स पहले हमारी जो
हम जानते हैं उससे पहले 200,000 ईयर्स पहले मान लो, करीबन लाख 2 लाख साल पहले की बात है ये। जो अफ्रीका में रहते थे हमारे एंसेस्टर्स, वो हमारे जैसे ही दिखते थे, मतलब उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और हम जो अभी हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि आज अगर मैं मान लो कोई टाइम मशीन जो होती है ना, एक बताते हैं साइंस फिक्शन में दिखाते हैं हाँ, कि एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम किसी पुराने टाइम में चले जाएं। तो अगर मैं टाइम मशीन में बैठ पाता और आज से मैं 1 लाख साल पहले चला जाता किसी अफ्रीका के जंगल में, तो जो मनुष्य मुझे दिखते वो वैसे ही दिखते जैसे आज मैं और तू दिखते हैं। अच्छा, तो बस वही फ़र्क होता कि उनके मतलब बायोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब उनका ब्रेन भी उतना ही बड़ा होता, उनकी शक्ल भी ऐसी होती, बट हाँ कलर या फिर कैसे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि कपड़े हमारे जैसे पहन के निकल रहे थे, ऐसा नहीं है, मतलब वो अलग दिखते थे, बट बायोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं था। अच्छा, समझा मैं। तो ये तो हुई फर्स्ट क्वेश्चन की बात। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी। पहले तो था ये ब्रेन जो बड़ा हुआ, तुम अभी बोलना चाह रहे हो कि इस ब्रेन बड़े होने की वजह से क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें पूरी प्लैनेट की स्पीशीज़ का राजा बना दिया। मतलब सारी स्पीशीज़ के अंदर हम सबसे पावरफुल स्पीशीज़ हैं, ऐसा। तो वो जो हमने पहले बात की थी कि हमारा ब्रेन बड़ा हुआ, और स्पीशीज़ का भी था, यूर राइट, बट कुछ डिफरेंसेस थे, और कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद ज़रूरी नहीं है उनके ब्रेन्स हमारे जितने ही थे, कई बोलते हैं उनसे हमारे से छोटे ही थे, बट हमारे और उनके ब्रेन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब हमने याद है लास्ट टाइम बात की थी सेरिब्रल उसकी क्रेनियल कैपेसिटी की, करेक्ट, कि हमारा जो स्कल है जो हमारे ब्रेन को हाउस करता है, correct, वो कितना बड़ा है, स्कल का साइज, मतलब तो हम में और होमो इरेक्टस की हमने बात की थी। होमो इरेक्टस पिछली बार हम एक्चुअली होमो इरेक्टस की डिस्कशन कर रहे थे कि उनके, क्योंकि हमने थोड़े ट्रेट्स अलग देके हम कंक्लूड कर पाए कि शायद वो फायर का कंट्रोल करना शुरू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनसे जस्ट पहले वाले एंसेस्टर्स में और उनमें होमो इरेक्टस में बहुत डिफरेंस था। अब हम देखते हैं उन होमो इरेक्टस का स्कल जो मिलता है और हमारे होमो सेपियंस का जो स्कल है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब है डिफरेंस बट इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था तो वो भी मतलब पूरे प्लैनेट के ऊपर कुछ अपना कर सकते थे। हाँ, मुझे यही सवाल था एक्चुअली कि ऐसा हमें ही अलग क्या खूबी थी। ब्रेन साइज तो होमो इरेक्टस के भी बहुत बड़े थे, और ब्रेन टू बॉडी साइज की हमने बात की थी, बॉडी मास, ब्रेन मास टू बॉडी मास रेशियो कई और स्पीशीज़ में भी पाया जाता है, जैसे डॉल्फिन्स, कई एक्सेप्शनल स्पीशीज़ हैं, मोस्ट स्पीशीज़ में नहीं पाया जाता बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें है। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ कमाल नहीं किया, तो ऐसा हमने क्या किया कि हम इस प्लैनेट के मतलब इतने, हाँ, मनुष्य में ही ऐसी क्या खूबी थी? ब्रेन तो बहुतों के पास बड़ा है। मैं भी जानना चाहता हूँ तो इसके अंदर देखो, कई साइंटिस्ट बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग besides all the powerful things that we have discussed before, one of the first things and the most powerful thing that we invented, कई साइंटिस्ट बोलते हैं शायद इन्वेंशन नहीं थी, बट आई वुड स्टिल से दैट इट वाज एन इन्वेंशन, very first invention of our species, not an individual but our species, was language, भाषा। हम सोचो, हम कम्युनिकेट करते हैं, अब मैं तुम्हें कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं शब्द तो निकाल रही हूँ, शब्द निकाल रही, अभी अलग अलग मैं तोड़ूँ तो इनका कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट मैं इनको ऐसे बोल के जिस लाइन में, जिस सीक्वेंस में इन शब्दों को निकाल रही हूँ, इनका एक कुछ मतलब निकल जाता है, और तुम झट से पकड़ भी लेते हो उस मतलब को और समझ भी लेते हो, और फिर तुम झट से मेरा वैसी उन्हीं शब्दों को, इनको एक साइंटिस्ट बोलते हैं स्पिट्स एंड स्पैटर्स एंड, सो बेसिकली हम साउंड्स ही तो निकाल रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि ये साउंड्स सिर्फ साउंड्स ही नहीं हैं, ये कुछ और भी कैरी करती है अपने साथ। तो ये जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये हम देखते हैं कोई और स्पीशीज इस तरीके से यूज़ नहीं कर रही है जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ यार, तेरी बात तो बड़ी सही है। मैं तो अगेन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू ऐसी कोई ऑब्वियस सी चीज़ पॉइंट आउट करती है। हाँ, कितनी अजीब बात है। अभी मैं तो बस
आवाज़ें निकाल रहा हूँ अपने मुंह से, हाँ, साउंड्स आवाज़ें निकाल रहा हूँ। हूँ अपने मुंह से, मतलब मैं एक छोटा बच्चा मेरी बातें सुन हर के वर्ड समझता थोड़ा ना होगा, जैसे छोटा बच्चा, वो उसके कान में तो सिर्फ आवाज़ें पड़ती होंगी कि ये दोनों बंदर बंदरी क्यों अपने एक दूसरे को देख के आवाज़ें निकाल रहे हैं एक दूसरे की तरफ। कोई बच्चा ही क्यों, अगर हम किसी और भाषी मनुष्य से मिले, मतलब हाँ। किसी की भाषा अगर चाइनीज़ है हाँ। या कोरियन है, वो अपने आप बात करेंगे, हमें वो साउंड्स ही सुनाई देंगी, क्योंकि हमें नहीं पता उसमें मीनिंग क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। हाँ सही बात है। कभी हम कोई ऐसे टीवी चैनल चेंज कर रहे हो और हाँ, कोई दो लोग कुछ आपस में बात कर रहे हो जो भाषा हमें समझ में नहीं आती, हाँ, तो हम तो बस उनको देख के यही बोलेंगे ना कि ये आपस में आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं एक दूसरे को देख सही में। के। जैसे अभी किसी को हिंदी समझ में नहीं आती और वो हम दोनों को देख ले, देखे तो उसे तो यही लगेगा कि ये पगला गए हैं क्या, ये एक दूसरे को देख के आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं। हाँ, ये कैसी आवाज़ें निकालते हैं, उनको एक बड़ा अजीब सा लगेगा कि देखो कैसे आवाज़ें निकाल रहे हैं, जबकि हमारे लिए ये इतना नेचुरल है कि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ यार, बड़ी सही बात बोली। हमारे इतना नेचुरल है ये हमारे लिए कि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का बाय द वे जब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा एक इसके बारे में बुक ही पढ़ ली जाए क्योंकि आई वाज सो इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज दिस इज नॉट दैट ऑब्वियस, जस्ट लाइक बट इट्स द मोस्ट ऑब्वियस थिंग कि हम बातें करते हैं, मोस्ट हमारे पास भाषा है, हमारे पास लैंग्वेज। तो मैं अभी आज ना तो मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगी। भाषा मतलब कोई एक स्पेसिफिक भाषा के बारे में नहीं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी या कोई रीजनल या कोई नेशनल लैंग्वेज के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, बट भाषा एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ टूल इन इट सेल्फ। जैसे हमने पहले बात की थी कि हम हैंड एक्सेस, अशूलियन एक्स बना रहे थे हमारे एंसेस्टर्स, ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी कि कैसे एक ऐसा टूल हमने इजाद किया, इन्वेंट किया, और कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं बट क्यूमुलेटिव हम सब ने, क्योंकि हम लास्ट हमने बात की थी कि हम थोड़े ग्रुप्स में रहने लग गए। तो कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद उन ग्रुप्स के रहने की वजह से, अंडर दोज फोर्सेस जिसके अंदर हम एक साथ रह रहे हैं, कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट मेक्स सेंस। अच्छा, तूने जैसे बताया था कि हम ग्रुप्स में इसलिए रहने लग गए क्योंकि जो 9 महीने में जो हम पैदा होते हैं वो एक्चुअली प्री मैच्योरली पैदा होते हैं, तभी तो हम पैदा होने के बाद इतने लाचार होते हैं। कई जानवरों के बच्चे तो चलने लग जाते हैं पैदा होते हैं। तो क्यों? तो इस वजह से माओ को सहायता चाहिए थी, इस वजह से हम गुटों में रहने लगे, ग्रुप्स में रहने लगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करने लगे, एक दूसरे की सहायता करने लगे, की वजह से भी ग्रुप्स में रहने लगे। तो इस ग्रुप के आने की वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि हम लैंग्वेज भी यूज करने लगे, क्योंकि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। तो अच्छा। अगर हम ग्रुप में रह रहे हैं तो बहुत तरीके हैं, साइन लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने, अब मैं इस अगर जर्नी पे चल ही रहे हैं तो मैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी। हाँ बिल्कुल। देखो, लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट को अभी कुछ नहीं पता ये कब आई होगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम शायद टाइम मशीन में बैठ के अगर पास्ट में जा सको तो ही देख पाओगे कि कब आई। इसका कोई हमें एविडेंस नहीं है। जैसे टूल्स पड़े मिल गए, जैसे हमें थोड़े ग्रेन्स पड़े मिल गए, तो हमें फायर स्टिक फार्मिंग की बात की थी कि फार्मिंग हमने पता की कि शायद जंगलों के जंगल जला देते थे। और आज की डेट में भी कई ऐसे आदिवासी ग्रुप्स रहते हैं जो एक्चुअल में वो अभी भी कर रहे हैं। तो हमें पता है, उन एविडेंसेस से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ जी, फायर का कंट्रोल कब आया होगा या फिर एक्सेस कब बनाने शुरू किए होंगे। मैं समझा। ये एक ऐसी चीज़ है कि तुम चाह रही है कि लैंग्वेज का कोई फॉसिल रिकॉर्ड तो होता नहीं है। फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होगा। अब जो बातें जिसने चालू की तो वो थोड़ा ना कहीं जमीन में दबेगी, वो तो बातें हैं। तो अभी बड़ा मुश्किल काम है साइंटिस्ट के। तो मैंने सोचा कि अच्छा, फिर कैसे साइंटिस्ट ने पता किया, या क्या जानते हैं साइंटिस्ट इसके बारे में, उसके बारे में पता किया जाए। तो कई थ्योरीज हैं इसके ऊपर। अभी कुछ लोग कुछ ज़्यादा कहते हैं ना वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज हैं, मतलब कई सारे लोग उसको मानते हैं, कुछ थ्योरीज को ज़्यादा नहीं मानते। बट अल्टीमेटली इस पूरे डोमेन में अभी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जो एक दूसरे को मतलब बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं होगी, ये चीज़ सही होगी। तो कब आई ये तो अभी हम बिल्कुल साफ नहीं जानते। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि शायद 1-2 मिलियन पहले से बोल रहे थे। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं अभी 70,000 ईयर्स बस ऑनवर्ड्स ही हमने स्टार्ट की लैंग्वेज बोलना। तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। पर मैं एक्चुअली में बताना चाहूँगी क्या क्या अप्रोच ली गई इसको जानने के लिए। ये छोड़े ना कब आई, इतना पता आ तो गई है। अब हम दोनों भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान के चलते हैं हाँ करीबन 1,00,000 साल पहले से
आई होगी भाषा, हाँ। पर मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यार पर कि मैं तुम्हें हम फिर भी बताना चाहूंगी कि हम कि इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे। हाँ वो मैं वही बोलना चाह रहा था, मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि कब आई इससे मतलब नहीं है, पर हाँ। कैसे आई, इसका हाँ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, हुआ। बड़ा और इंटरेस्टिंग मैं लग रहा ये भी बताना चाहूँगी क्यों जानना ज़रूरी है, और एटलीस्ट मेरा थॉट प्रोसेस क्या था है। हाँ कि जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हम जान के कितना कुछ जान पाए हैं हम अपने बारे में, क्योंकि ये क्या है, हिस्ट्री हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। हाँ Correct? बिल्कुल, मैं कि इसलिए मैं ये हाँ कि मेरे फियर्स कहाँ से आए, मेरी एंग्जाइटीज़ कहाँ से आई, क्या मैं ये सोशल, जो मैं अपने आप को बोलता रहता हूँ कि मैं सोशल एनिमल हूँ, कितना सोशल हूँ। हाँ मतलब मैं एक मनुष्य हूँ। देख मैं सही, तूने बिल्कुल अच्छी बात बोली, मेरे को बिल्कुल इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि ये कौन से कितने करोड़ साल पहले कितने लाख साल पहले आया, वो बट मेरे को कोई फंडामेंटल एग्जामिनेशन नहीं देना है इस चीज़ का, मुझे है ना हम्म। मोटा मोटी तरीके से दुनिया को समझना है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे पता है अपने आप को अच्छे समझना है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया ये गया था कि मैं एक स्पीशीज़ हूँ होमोसेपियंस, पर यार मैं एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्पीशीज़ हूँ यार, मतलब मेरी 2 आँखें हैं, कान है, मुंह है, मैं सोचता हूँ, मैं सपने देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बातें करता हूँ, मैं गाने गाता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में। तो आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ बेटर। तो इसलिए मैं शुरू में तो मैंने तेरे को बताया कि आई एम वेरी फोकस्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मानव इतिहास। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं अपने इतिहास को समझना चाहता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ का आएगा। बट अभी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगता है कि मेरा इतिहास मतलब मेरे हर चीज़ का, मेरे कल्चर का इतिहास, मेरे पूर्वजों का इतिहास, हर चीज़ का मुझे मेरे ज़िंदगी के हर पहलू को समझना है। हाँ। उसकी हिस्ट्री समझनी है। ठीक है। तो आई लव दैट आइडिया दैट लेट्स नॉट फोकस ऑन द टाइमलाइंस एंड द टेक्निकलिटीज, बट जो मोटी मोटी कहानियाँ हैं ये कैसे इवॉल्व हुआ। मैं इसको बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहती हूँ। लैंग्वेज एज अ टूल, मतलब जैसे हमने वो एक्सेस की बात की, एक ही ऐसी चीज़ भी हमने इन्वेंट की, साइंटिस्ट को बोलते हैं इट इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, एंड सम से दैट इट वाज नॉट एन इन्वेंशन इन इटसेल्फ, एंड येट इट वाज नॉट एन इन्वेंशन. Why? Because invention is normal traditional terms is used for something that is done by an individual, कि एक इंडिविजुअल बैठ के चलो इन्वेंशन कर रहा है या एक दो ग्रुप कर रहे हैं. बट यहाँ पे हम देखते हैं कोई ग्रुप इन्वॉल्व नहीं था, कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं था, पूरी की पूरी स्पीशीज इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस टूल को डेवलप करने में, जिसको हम बोलते हैं भाषा, हमारी लैंग्वेज. तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. फिर अब मैं बताना चाहूँगी कि इसके अंदर, और टूल क्या है, टूल ये है कि हमने बस थोड़े से साउंड्स पे मीनिंग अटैच. मैं जाते हैं इसके ऊपर. कहाँ से स्टार्ट होती है भाषा. भाषा को एकदम समझना है, अगर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, फंडामेंटल से, तो समझना पड़ेगा कि भाषा की स्ट्रक्चर है क्या, मतलब भाषा किससे बनी है. तो भाषा किससे बनी है, तुमने अभी बड़ा अच्छा चीज़ यूज़ की कि क्या भाषा की जो शब्द हैं, शब्द, वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज. एक तरह से यूँ समझ लो. तो एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, ही इज़ अ फेमस न्यूरो एंथ्रोपोलॉजिस्ट. हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट, हु was understanding anthropology, मतलब हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड थ्रू द लेंस ऑफ बायोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो हो गया जो मानव इतिहास समझने की कोशिश करता है. बायोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया जो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मानव इतिहास समझता है. अब तो क्या बोल रही है, न्यूरो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो यानी कि हमारे ब्रेन डेवलप, मतलब न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. तो वो बायोलॉजी के अंदर एक स्पेशलाइजेशन हो गई या अलग फील्ड है ये? स्पेशलाइजेशन ये एक्चुअली आजकल तो बड़ी सुपर स्पेशलाइजेशन निकलती जा रही है. तो जिसमें इंटरेस्ट है करो, वो स्पेशलाइजेशन निकाल रहा है. मुझे न्यूरो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की उनका माइंड, मतलब उनके नॉट माइंड, उनका ब्रेन बेसिकली, उनके न्यूरॉन्स कैसे रहे होंगे हमारे पूरे पुराने एंसेस्टर्स के. सो हिज नेम इज टेरेंस डीकन. He came up with a theory with which he says कि words, first of all, are the fundamental building blocks of a language. But word in itself is not just a symbol. Symbol मतलब कि जैसे मैंने बोला कि ये माइक, तो it's not just a symbol कि अच्छा ये माइक. It carries in itself a load of information. Information मतलब माइक अगर मैं बोलती हूँ तो सिर्फ एक शब्द नहीं है, तुम्हें इसके आसपास की चीज़ें पता है इसके बारे में,
कि इसके अंदर साउंड जाती है, ये साउंड ट्रांसफ़र होती है, इसको हम अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए यंत्र है। सो प्लेट एक सिर्फ सिंबल ही नहीं है कि एक ये दिखने वाली चीज़, इसको हम प्लेट बोलते हैं, प्लेट इसका मतलब ये भी है कि इसकी एक यूटिलिटी है, इसमें खाना डाला जाता है। सो प्लेट इन इट सेल्फ इज़ अ डिवाइस। ये सारी चीज़ें, ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं ना, एक वर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम एनकैप्सूल करके यूज़ करते हैं अपनी भाषा में। सो वर्ड अपने आप में सिर्फ एक नॉर्मल डेड कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है, इट इज़ अ लाइवली ब्लॉक एंड इट कैरीज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उनका ये मानना है थ्योरी, और उन्होंने बोला है कि हमारी इवोल्यूशन में, ही सेज, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से हमें एक तरह की सोशल इंटेलिजेंस आ गई थी, जिसकी वजह से हम वर्ड्स को नाम देने लग गए, मतलब सॉरी वर्ड्स कह रहे हूँ, ऑब्जेक्ट्स को नाम देने लग गए। नाम क्या, किसी ऑब्जेक्ट को नाम देते ही वो एक वर्ड है। और क्या है, समझ लो अगर मैं बोलती हूँ पीयूष, अभी जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, ये बायोलॉजिकल भी जो मांस का लथोड़ा मैंने इसको एकदम से एक वर्ड दे दिया तो मेरे को आइडेंटिफाई कर सकती है। हाँ, अब मैं किसी और को बोलूँगी पीयूष, तो वो भी समझ जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। विद दैट वर्ड आई एम हमने गिविंग चीज़ों को नाम देने information। लग गए, ये हमारी खूबी है। हाँ, एंड ही अकॉर्डिंग टू हिम, ये हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमारी ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से हमें कैपेबिलिटी आई। ओह, तो हमारा जो ब्रेन बढ़ रहा था, तो हाँ, ये एक कैपेबिलिटी आई कि हाँ, हमें इतनी इंटेलिजेंस आ गई कि हम, यार ये बड़ी ऑब्वियस लगती है मुझे चीज़ कि हाँ वो क्या चीज़ है, हाँ, बट ये किसी ने तो बहुत। सोचा होगा कि एक सेकंड, चीज़ों को नाम देने लग देना, जाते हैं। वर्ड्स, एंड ही, ये भी तरक्की, अच्छा इसलिए, अच्छा मैं समझा इन्वेंशन क्यों बोलते हैं ये तो एक हाँ, इन्वेंशन ही हुई ना। हाँ, मान लो यूजिंग जब, योर इंटेलिजेंस। हाँ मान लो जब ये नहीं था, कितना अभी आज की तारीख में डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हमने तो हर चीज़ को नाम दे दिया कि ये टेबल है, ये माइक है, ये गूगल होम है। नॉट नेसेसरीली एक्चुअली, समझ लो अब जो गूगल होम आया होगा, किसी ने तो नाम दिया ही होगा इसको अभी। तो अभी कई नई नई चीज़ें आती हैं, बट मैं बोल रहा हूँ नई-नई चीज़ें एक डेवलप होती जेनरिक हैं। नाम तो होता होगा, जब इसका गूगल होम को भी नाम हो नहीं पड़ा सकता होगा तो इसको एक गैजेट तो नाम था। मैं बोल रहा हूँ हाँ, एक चीज़ थी आइडेंटिफाई करने को, हाँ, एक ऐसी दुनिया के बारे में कल्पना करना जहाँ पे चीज़ों के नाम नाम नहीं ही थे। नहीं है। कितनी कितनी कठिनाई होती होगी कि मान ले जैसे तू और मैं हंटर गैदरर हैं, ठीक है, और हम बोलना ये चाह रहे हैं कि पानी के उधर शेर है, हाँ, तो हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ, एक्शन कितना करोगे तुम? किसी ने लगाई होगी तरकीब की इसको एक हाँ, शब्द अटैच कर देते हैं, तो उसने पहले बोला होगा, एक साउंड बनाया होगा शेर। हाँ, अब उसका कोई मतलब नहीं होगा ऐसे, शेर तो एक साउंड ही, मैं ऐसे मैं नाट्य तो रूपांतर कर रहा हूँ तो कि उन्होंने किसी ने ऐसे बोल दिया होगा कि ये जो बार बार एक्टिंग करता है ना, उसको देख, उसको नाम देते शेर हैं। शेर शेर। हाँ, तो अगली बार क्या हो गया, जब शेर था भी नहीं तो भी वो बता सकते हैं हाँ, कि शेर, कि शेर के बारे में बात कर रहे तो हो। मेरे को पता चल जाएगा। तो कितनी हाँ, बड़ी इन्वेंशन है कि हमने सोचो, चीज़ों को नाम देने लग गए। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि तुमने किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ नाम ही नहीं दिया है, उस चीज़ को अब तुम उठा के, कहते हैं ना, यू कैन कैरी दैट इन टाइम एंड स्पेस एंड यूज दैट इन सम अदर टाइम एंड स्पेस। मतलब हम, ज़रूरी नहीं है कि हमें जैसे नॉर्मली स्पीशीज़ में क्या होता है, जो सामने चीज़ दिख रही है ना, उसके बारे में शायद वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और वो एक दूसरे को बता पाता है कि हाँ अभी शेर आया, शेर है। जैसे चिंपैंजीज में भी देखा है कि शेर आया, कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्चुअल में उनकी एक टोन है जो बोलते हैं, और कई चिंपैंजी तो ट्रिक भी करते हैं किसी और मंकी को, समझ लो बनाना पड़ा है और वो बनाना के पास कोई और मंकी खड़ा है, तो कई चिंपैंजी ट्रिक करते हैं, शेर आया तो वो मंकी भाग जाता है। कैसे करते हैं ट्रिक? वही आवाज़ निकाल के, जो भी उनकी आवाज़ है, शेर आया कि मंकी उठा के वो भाग लिया। तो वी अंडरस्टैंड कि चिम्प्स और मंकीज इनमें भी थोड़ी बहुत है, बट इट्स नॉट बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड व्हाट दे सी। बट फॉर अस इट गोज बियॉन्ड, लाइक वी कैन नॉट ओनली ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम, जो अभी दिख रहा है हमें हमारे टाइम एंड स्पेस में, जो हमें अभी इस टाइम दिख रहा है, बट उन शब्दों को नाम देने से अब हम उसके बारे में कभी बाद में भी जिक्र कर सकते हैं। समझा तो मैं तेरी वर्ड्स बात। कैरी इंफॉर्मेशन, इट्स अ बिग डील। नहीं, और बड़ा तुम्हें याद है मेरा हमने तरफ, लास्ट टाइम बात की थी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपने वातावरण के आसपास की इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उस पर अडेप्ट करते हैं और अपने आप को जीवित रख सकते हैं। देखो अब उस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो बनते जा रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बने हैं, समहाउ टू
human beings, that Homo sapiens, yeah, human species, when they come together, there's another level of complexity now we are seeing, which is through language. Well, they are building something which doesn't exist in nature, which is this language, with world of language, in which they can communicate information. मतलब अभी इन्फॉर्मेशन से उनको अपने वातावरण के बारे में अपने आप को अडेप्ट करके और यूज़ करने के लिए ही नहीं, वो पास ऑन भी कर सकते हैं इसको किसी और को. मुझे तेरी बात बड़ी अच्छी लगी, ये वाला पॉइंट जो मतलब इट्स आई डिडंट थिंक अबाउट इट लाइक दैट, कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो प्रत्यक्ष में नहीं है, मतलब जो अभी दिख नहीं रही हैं. जैसे अभी हम बात कर सकते हैं मान लो डोनाल्ड ट्रंप की. अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ हमारे सामने बैठा नहीं है, बट दो शब्द एक साथ, दो साउंड्स बना के डोनाल्ड ट्रंप, मैं और तू एक ऐसी चीज के बारे में बात कर जो है दुनिया में. ऐसी बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अभी यहाँ नहीं है. वैसे ही कोई चिंपैंजी है, वो कोई एक ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता जो उसे दिखती नहीं, या बाकी प्राणी हो गए. हाँ, कुछ हद तक कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि जैसे हम करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली. मतलब हम उसके बारे में सिर्फ अपने थोड़े बहुत चीज़ों की यूटिलिटी, जैसे मंकी का एग्जांपल दिया मैंने कि शेर आया उसने किया, जबकि शेर नहीं आया था. इसका मतलब शेर का वर्ड का उसने यूज़ किया, जो भी है, मतलब उसके शेर को एज एन ऑब्जेक्ट. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये चिंपैंजीज भी बोल सकते हैं शेर ऐसे, मतलब जो भी उनके साउंड्स हैं, साउंड्स निकालते हैं वो, तो साउंड्स निकाल सकते हैं, बट उनकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. बट क्या वो जो साउंड्स निकालते हैं उसके ऊपर दूसरी मीनिंग अटैच कर सकते हैं? जैसे एक होती है, मैं बताऊं, साउंड जैसे शेर आया तो आप शेर की तरह आवाज़ निकाल लो, तो वो तो साउंड वैसी हो गई जैसे शेर ही निकालता है. बट जो वर्ड शेर है, नहीं, हाँ, वो साउंड वर्ड शेर और शेर की हरकतों में कोई कॉमनैलिटी नहीं है. जैसे हमने तो शेर वर्ड तो इज जस्ट साउंड, इट्स एन आर्बिट्री साउंड, मतलब इट कुड हैव बीन शेर, इट कुड हैव बीन फेयर. सो चिम्स और मंकीज में देखते हैं कि उनमें साउंड्स निकालते हैं वो. सो नाउ आई डोंट नो, सो इन्होंने क्या किया है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट ऐसे ही किया है कि उनकी वो जो साउंड थी, शेर आया वट एवर, उसको रिकॉर्ड किया और उसको प्ले किया. सो दे अंडरस्टैंड दैट प्ले बैक ऑल्सो. इसका मतलब कुछ हद तक उनमें ये लर्निंग चल रही है, ये शेयर्ड लर्निंग जो ह्यूमन बींग्स भी करते हैं. कि थोड़े साउंड्स की एक अलग मीनिंग है, मीनिंग निकाली, तो उनमें कुछ लेवल तक शेयर्ड लर्निंग चल रही है. कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी ही है जितने ह्यूमन बींग्स के 2 या 3 साल के बच्चे की. उससे ऊपर नहीं जा पाते वो. हमने काफ़ी ट्रेन करने की कोशिश की उनको कि क्या हमसे क्या बात करनी शुरू कर दें, क्या बता. तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हुए बड़े इंटरेस्टिंग जिसमें चिम्स को भाषा बताने की, उनको लर्न कराने की ये कोशिश की गई. बट अल्टीमेटली पता चलता है कि 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं जैसे हमारे, कि कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं वो, और कुछ शायद टूटे फूटे शब्द भी बोल सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं. तो उस तरीके से उनका उधर तक, उस लिमिट तक उनकी डेवलपमेंट हो सकती है. हमारी, लेकिन देखो उसके बाद कहाँ पहुँचे कि अब देखो हमारी डिस्कशन चल रही है. हम यहाँ पे अपने घर के एक कमरे में बैठे बैठे दुनिया ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं. हम दोनों बैठे हैं और इस कमरे में बैठे हैं, हम इस कमरे को छोड़ के कहीं नहीं गए, बट सिर्फ हम अपनी बातों के थ्रू हमने पूरे ब्रह्मांड की एक जर्नी कर ली. नहीं, सही में ये खूबी है हमें ये खूबी कि हम कहीं की इंफॉर्मेशन हम कहीं की किसी की कलेक्ट की हुई, किसी साइंटिस्ट की कलेक्ट की हुई, किसी रिसर्चर की कलेक्ट की हुई, उन्होंने कहीं लिखी, वो पास ऑन हुई. अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब हमारे थ्रू, ये वीडियो के थ्रू कहीं और जाएगी. हाँ, और अब हमने क्या किया, हमने तो वीडियो में वो कैमरा जो पड़ा है वहाँ पे, देख उस कैमरे को भी, उस कैमरे में हमारी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड हो रही है, पर वो किसी के कान में पड़ रही है. तो एक्चुअली देखा जाए तो मोबाइल पे अगर कोई देख रहा होगा अभी, या अपने टीवी पे देख रहा होगा, तो उसे तो वो सिर्फ साउंड निकल के आ रहा है स्पीकर से, पर उसको मीनिंग्स निकल रहे हैं. वो समझ पा रहा है जो अभी हमारे मन में है बातें, वो क्योंकि वो भाषा का प्रयोग कर सकता है. तो आज भाषा के प्रयोग से ही हम ये कर पा रहे हैं. बहुत बड़ी चीज़ है ये. फिर एक और साइंटिस्ट आए जो बहुत ही नामी गिरामी साइंटिस्ट हैं, and his name is Noam Chomsky, and he's a linguist मतलब जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में ही मेरे को पता है नॉम चॉम्स्की के बारे में. डू यू नो ही इज द मोस्ट साइटेड स्कॉलर इन द वर्ल्ड? No, I didn't know. One of the most but cited I won't scholars. be surprised. That's a big deal, by the way. Like to get a citation is a big deal for any. And he's quite old now, but he has imagine, like he spent his whole life on just this subject.
which is language, and the implications of language. In fact, some scientists say, including Noam Chomsky, that language can act as a portal, like as a gate to our mind, to understanding our mind. तो बड़ी चीज़ है, मतलब कि इसलिए वो पॉलिटिकल कमेंट्री या ये कमेंट्री भी बहुत देते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल. हमारी भाषा से ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझ लिया. उनका क्या कहना है कि जो टेरेंस डीगन बोले कि वर्ड्स वर द फंडामेंटल एंड दैट्स द कैपेबिलिटी दैट वी गॉट. Noam Chomsky is of the opinion that somehow in our evolutionary journey, when our brain was developing, या अपनी बॉडी हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, he says कि हमारी जीन्स में ही कोडेड है कुछ ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसी में कोडेड है क्या हमारे ब्रेन के ऐसे फीचर्स के डेवलपमेंट होना जिसके थ्रू हम किसी की भी भाषा जल्दी से समझ सकते हैं. वो इसको बोलते हैं कि हमारे ना ब्रेन में ही कुछ, हम ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स हैं और न्यूरल सर्किट्स हैं, मतलब न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, इनके सर्किट्स बने रहते हैं. मान लो एक ब्रेन तुम्हारे एक कंप्यूटर की तरह है, तो जैसे कंप्यूटर के अंदर एक जो सर्किट होते हैं वैसे तुम्हारे ब्रेन के अंदर सर्किट्स हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमारी चलती रहती है. जो चाहिए वो ब्रेन का वही सर्किट ऑन हो जाता है और हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि हमारी इवोल्यूशन में हमारे जीन्स के अंदर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर कोड हुआ जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में ग्रामर रिलेटेड न्यूरल सर्किट्स डेवलप होते हैं. तो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है ना, एट सर्टन एज और एट सर्टन टाइम हमारे ह्यूमंस की डेवलपमेंट में ब्रेन के अंदर ग्रामर सर्किट्स, ही एक्चुअली कॉल इट एज ग्रामर सर्किट्स, डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वर्ड्स हैं, इंडिविजुअल वर्ड्स, इनको हम ऐसे फिट कर सकते हैं एक सेंटेंस में. नहीं तो ये भी कोई एक रूल होना चाहिए ना कि आप कैसे भाषा बोल रहे हो. समझा मैं तेरी बात. जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को कोई भाषा सिखाता थोड़ा है, वो तो बस सुनता रहता है अपने मम्मी पापा, वो अपने मम्मी पापा को सुनता रहता है कि यार ये कहाँ फंस गया, मैं क्या आवाज़ें निकाल रहे हैं दोनों, बट फिर भी फटाफट पकड़ लेता है इस चीज़ को. कुछ ना कुछ उसके ब्रेन में ऑलरेडी, तू कहना चाह रही है ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा ये बोला गया है तो उसको क्या पता कि ये शब्द हैं, इन शब्द को अरेंज कर लो. क्योंकि जो बच्चा बोलना चालू करता है तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली वही बोलता है जो माँ बाप बोल रहे हैं. वो अपने भी से कुछ बनाता है. जैसे आज की तारीख में मैं भी तो अपने आप से कुछ चीज़ें बना पाता हूँ. तो कहना चाह रही है वो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर कोडिंग हमारे ब्रेन्स में ऑलरेडी हुई है. हाँ, ही इज़ ऑफ दैट ओपिनियन. देयर आर मेनी अदर साइंटिस्ट हु आर नॉट ऑफ दैट ओपिनियन. सो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल बाय द वे, बिकॉज इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू द डिबेट जिसके अंदर नॉम चॉम्स्की, या इनको बोलते हैं जो चॉम्स्कियन फॉलोअर्स हैं, who are following this path of Noam Chomsky, ये सारे बिलीव करते हैं कि नेचर में हमारे ब्रेन में ऐसी डेवलपमेंट है, ग्रामर सर्किट्स हैं, जिसकी वजह से हम ये फंडामेंटल कुछ नहीं, पेरेंट्स बोल रहे हैं बट बच्चा उसमें से एक स्ट्रक्चर निकाल लेता है किसी तरीके से और उस स्ट्रक्चर का यूज़ करके अपने खुद के सेंटेंसेस बना रहा है. तो ये कैसे जादू हो रहा है? तो ही इज़ ऑफ द ओपिनियन कि नेचर ने लिखे हैं ये हमारे अंदर, वेयर एज सम अदर साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि ये नर्चर के थ्रू आता है. यानी अगर आप किसी बच्चे को भाषा नहीं बोलोगे तो वो नहीं सीखेगा. ये हमारे नर्चर के थ्रू आ रहा है, मतलब कांस्टेंट इंटरेक्शन के थ्रू वो लर्न करता है. मतलब टार्जन की तरह किसी बच्चे को अगर जंगल में छोड़ दो पता नहीं, तो थॉट मेरा एक्चुअली दिमाग में सोच रही थी पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, पर कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा, बट इट विल बी वेरी अनएथिकल आल्सो. बहुत ही गलत होगा यार. कौन माँ बाप अपने छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ेगा? ऐसा कभी एक्सीडेंटली भी शायद कभी हुआ नहीं है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, बट अगर हुआ है तो इट इज़ अ नाइस अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर एनी साइंटिस्ट टू सेटल डाउन दिस डिबेट कि नेचर है या नर्चर. मैन बोर्न विद अ लैंग्वेज इंस्टिंक्ट. हाँ, इज एक्चुअली एग्जैक्टली. In fact, there's a very famous with that name. Actually, by Steven Pinker. मुझे actually उस name से याद आया. Steven Pinker actually follows the footsteps of Noam Chomsky. He's a very famous Canadian American cognitive scientist. Cognitive scientist का काम होता है हमारे mind को समझना. So he's a very famous cognitive scientist and is also a very well-renowned scholar of today. So उनकी एक book है The Language Instinct. I've not read that book. I'll probably, if anyone's interested, I think it's a very nice book, very famous book also. उसके अंदर उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि हमारे
नेचर के अंदर कुछ हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं ऑलरेडी एम्बेडेड, जिसके थ्रू हम लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं इन स्कैटर्ड वर्ड्स से. सोचो ना, वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स हैं यार, कितने सारे शब्द हैं, एंड येट एक छोटा बच्चा उन शब्दों को अरेंज कर लेता है, जो भी उसको भाषा में उसकी ट्रेनिंग हुई हो. चाहे वो चाइनीज़ है, और ये क्रॉस कल्चरल भी है, ऐसी बात नहीं है. अगर एक चाइनीज़ बच्चा एक इंग्लिश, आज की डेट में तो ये देख सकते हो तुम, एक चाइनीज़ बॉर्न, लेट्स से एशियन बॉर्न बच्चा बचपन से ही अगर किसी इंग्लिश फैमिली में, इंग्लिश मतलब समझ लो यूके साइड या अमेरिकन फैमिली के अंदर अडॉप्ट एंड रेज्ड है, प्रॉपर इंग्लिश बोलेगा और वही उतनी जल्दी से समझ लेगा. नो डिफरेंस. सो इट कट्स अक्रॉस लैंग्वेजेस. तो कहना चाह रही है कि जो हमारे ब्रेन के अंदर इंग्रेन्ड जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की गई है, जो ग्रामर की, वो कॉमन है टू ऑल लैंग्वेजेस. तो इसका मतलब तो फिर एक और चीज़ हुई कि इंग्लिश हो गई या चाइनीज़ हो गई या फारसी हो गई, इन सब भाषाओं में कुछ ना कोई यूनिवर्सल ग्रामर भी होना चाहिए फिर तो. अब एक और बताती हूँ मैं. साइंटिस्ट जो हैं इनका एक्चुअली मानना यही है कि इसका मतलब तो, एंड हिज नेम इज़ माइकल टोमासेलो. और तो बहुत सारे साइंटिस्टों के हाँ, नाम हो क्योंकि गए. इनके ये एक्चुअली बहुत फेमस हैं और उन्होंने अपने फील्ड में इतनी रिसर्च की है. सोचो, जिन्होंने 30 40 50 साल सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लगाई हो, अगर तुम उनकी थोड़ी भी सुन लोगे, सो यू आर लिटरली टेकिंग इन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी ईयर्स पुट टुगेदर इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म. मतलब वो ऐसे कोई इधर उधर करके भी नहीं बोल रहे, वो एक्चुअली आपको बेस्ट पॉसिबल फॉर्म में बताएंगे. That is why, see, another reason why I read books. Because I can't do my own research on this topic. If you're reading a book, you're basically getting let's say you take, I think you take 3 to 4 days to finish a very technical book, which would take me 3 to 4 months. But for you, in 3 to 4 days, you can capture what this scientist has spent his life studying. Years and years, almost life study. कोई भी इंसान किताब लिखता है तो वो क्या करता है कि हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत को मैं कोशिश करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से संक्षिप्त में बढ़िया भाषा में लिखने की, ताकि किसी और को मिल जाए और वो हम बैठ के या तू बैठ के कर लेते हैं. और वैसे ही आज तूने जितनी पढ़ी नॉलेज वो तू भाषा के प्रयोग करके मुझे ट्रांसमिट कर रही है. तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. देखो, तो उन साइंटिस्ट माइकल टोमासेलो का मानना है कि ये हमारे नेचर में नहीं है, ये हमारे नर्चर में है. वो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं इसका. नो, इट्स नॉट काउंटर, इट्स अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट. It's wrong of me to say counter. It's a different argument. It could be a mix of both. Who knows? तो मैं समझ गया. नेचर वाला आर्ग्यूमेंट है जो नॉम चॉम्स्की और स्टीवन पिंकर बोलना चाहते हैं. वो बोलना चाहते हैं कि जैसे हम पैदा होते हैं तो ऑलरेडी हम थोड़ी सी लैंग्वेज की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन में रहती है. तो हमारे मम्मी पापा जो शब्द बोलते हैं, जो हमारे आसपास शब्द बोलते हैं, हम एक तरीके से हमें पता है कि कहाँ क्या फिट करना है. भले वो लैंग्वेज अलग होगी, हो सकता है चाइनीज मम्मी पापा के पैदा हुए तो चाइनीज भाषा, इट डजंट मैटर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि वी आर ऑलरेडी बॉर्न विद सर्टेन प्रोग्राम्स टू take those sounds and put it in a grammatical structure so that we can produce new sentences. However, the people who believe in the nurture side of the theory believe that, I want to know, like, what do they believe? So they believe that it is absolutely a result of the interaction that we do. अच्छा, कि इंसान कोई भी ऐसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लेके पैदा नहीं होता, उसका है ब्रेन बहुत तगड़ा. और हर बार वो सीखता है. इसका मतलब अगर, और मैं अब बताती हूँ इसके अंदर, इनका मानना यह है कि हम लैंग्वेज की स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, सब में कॉमन है. सारी लैंग्वेजेस को कट अक्रॉस करते हैं. एंड विच इज़ वाई अभी रिसेंटली इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लिंग्विस्ट आ गए हैं जिन्होंने बोला कि हाँ, ये बात भी ठीक है. तो क्या हम ऐसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ढूंढ सकते हैं सारी लैंग्वेजेस में, जो सबके पे लागू होते हैं. बाय द वे, दे कट अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस. तो ऐसे फिर डेवलप हुई. इसलिए मैंने ये एक्चुअली बुक पढ़ी, जिस बुक्स नेम इज़ द अनफोल्डिंग ऑफ लैंग्वेज, एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय दिस गाय कॉल्ड गाय डॉशर. आई थिंक इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्ट. सो, and he's not a linguist, he's in fact a mathematician, and he is trained, he's also a scientist for, again, this history of human beings. But his interest is in this topic of language. And what he has done is, जो मुझे चाहिए था, consolidate all these theories, put it in a book in the nicest form possible, and tell me, because अगर मैं समझ लो सिर्फ स्टीवन पिंकर की बुक पढ़ती हूँ या नॉम चॉम्स्की की पढ़ती हूँ, और
I can expect some level of bias towards their own theory, जिसमें वो believe रखते हैं. अच्छा, इस बंदे की खुद की कोई थियरी नहीं थी, इसने हाँ. सब लोगों की थियरी ले लेके बोला कि जो अच्छा मैं सबकी थियरी देखता हूँ, हाँ. ये सबकी थियरीज हैं और ये कट अक्रॉस कैसे होता है, इनमें भी क्या कॉमन है, ये ले लो भाई. इनमें काम. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. ये बुक तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि पहली बात तो बड़ी सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो. स्टोरी फ्लो में अच्छे से लिखी गई है. तो मुझे ये एक्चुअल में ये समरी तो चाहिए थी, क्योंकि अगर इफ़ यू आर एम्बार्किंग ऑन अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच यू हैव नो आइडिया, आई थिंक द बेस्ट starting would be to understand its history and where the pieces are. And if you're interested in a particular piece, you can dwell further. So I can now go ahead and which is why I got interested in this book called Language Instinct by Steven Pinker. तो ये फिर पढ़ी जा सकती हैं. तो इस बुक के अंदर बड़े अच्छे से इन्होंने ये चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे इन डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग थियोरीज दी हैं. इन मतलब इन्होंने निकाली है कुछ थियोरी तो जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अभी तक तू मेरे को ये समझाना चाह रही है कि जो हमारा ब्रेन बड़ा होता गया, उससे जो लैंग्वेज आ गई, वो ऐसे बोलने से मजा नहीं आएगा. कैसे वो पूरा प्रोसेस क्या है, वो इसने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे हमारी जो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रही थी, लैंग्वेज की अनफोल्डिंग हो रही थी, कि कैसे भाषा उत्पन्न हो रही थी धीरे धीरे. एंड दीज आर अगेन स्पेकुलेशंस, क्योंकि अभी ये थियोरीज ही हैं. अब इन थियोरीज को तुम कलेक्ट करके एक कोहेसिव स्टोरी बना सकते हो. तो इन्होंने ये तो मैंने अभी तक तुम्हें बताया कि ये थियोरीज क्या क्या है, कि अलग अलग साइंटिस्ट क्या क्या मानते हैं कि कैसे हमने लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू किया, का यूज़ करना शुरू किया होगा. तो कई बोलते हैं कि ऐसे इन्वेंशन हमने वर्ड से चालू किया. नॉर्म चॉम्स्की बोलते हैं फिर कि हमने उन वर्ड्स को एक ग्रामेटिकल सेंस में लगा सकते हैं, बिकॉज वी हैव दीज ग्रामेटिकल सर्किट्स, ग्रामर सर्किट्स सॉरी, एंड उन वर्ड्स को हम एक फॉर्मेट में डाल सकते हैं टू कन्वे अ कोहेसिव मैसेज. स्टीवन पिंकर फिर उसको बोलते हैं कि हमने एक और एबिलिटी है कि मैं अपने ब्रेन में, ये मेरे आइडिया स्कैटर्ड है मेरे पूरे ब्रेन में, न्यूरॉन्स में कहीं फैले हुए हैं, but on an instant I can gather these spaghetti of ideas, put them into linear formats, and you can take that linear format and again switch on the spaghetti of ideas that you have in your brain. समझा मैं तो क्या बोल गई इतना स्पगेटी वगेटी करते करते कि तेरे जो ब्रेन में भी तू अभी जो होता है ले लेते हैं. तू कहीं से कुछ पढ़ के तो बोल नहीं रही है, ठीक है, तूने कुछ पढ़ा हुआ है, मैं तेरे को सवाल पूछता हूँ और तू अपने आंसर्स देती, बट होता कैसे है, मैं आ जाता हूँ हर एपिसोड में, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैडम ये बताइए. अब मैंने तो तेरे को सवाल पूछ लिया, अब तेरे ब्रेन में इतने सारे मतलब लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन है. पहली बात तो स्टोर कैसे होती है ब्रेन में, वहाँ तो जाएंगे ही नहीं. वो कितना मतलब ये ब्रेन क्या है, 2.5 किलो का एक ऐसा केक सा है, ठीक है, जेली बेली सा, उसके अंदर ऐसे लाखों करोड़ों न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन फैली हुई है. तो किसी तरह पहली बात तो मेरी भाषा को डिकोड करती है. तू ये समझती है कि हाँ ये पूछा जा रहा है, फिर तू वो इन्फॉर्मेशन को लेके आती है और वो पूरे इन्फॉर्मेशन का जो सलाद है, उस सलाद को तो एक लीनियर, एक ट्रेन की तरह चक 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 कैसे तू तो मुझे लीनियरली बोल रही है. अब जैसे भाषा ये शब्द है, तू तो मुझे लीनियरली बोल रही है, तू तो मुझे लीनियरली बोल रही है, ये एक साथ लीनियरली आ रहा है ना. तो तू ऐसे प्रोड्यूस करके मुझे दे देती है. तो ये बताओ मैजिक चल रहा है. तो जादू ही चल रहा है. मुझे अभी सही बताओ ना, मैं कैसे बोल रहा हूँ तुझे मुझे नहीं पता. ये तो कैसे हिल रहा है, क्या शब्द बोलने हैं, कैसे बोलने हैं. हम कोई प्रिपेयर इतना तो नहीं करके आते हैं कि कोई स्क्रिप्ट है हमारी, हम तो बस आ जाते हैं. कहाँ से ये निकलता है, अपने आप दर दर मुंह चलने लग जाता है. तो और तू समझ भी रही है. अभी एक बात बता, तू बोल रही है ना, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, लाइक आई ऑल्सो हैव लाइक दिस स्पगेटी ऑफ आइडियाज दैट आर कमिंग अबाउट, कि अब मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ, तू कोशिश कर कि उस शब्दों का मतलब ना समझे. तो अब मैं बोलता जाता हूँ, मेरा नाम है प्रियंका चोपड़ा और मेरी शादी हुई थी अवेंजर्स के हीरो आयरन मैन से. अभी तो क्यों हंस रही है, तुझे नहीं हंस? क्योंकि मुझे मीनिंग दिख रहा है उसमें, मुझे शब्द नहीं दिख रहे. बट ये कैसे होता है यार, कैसे तू मैंने तुझे बोला कि मेरे शब्दों का मीनिंग मत लेना और सिर्फ उनको साउंड्स की तरह सुनना, पर फिर भी तू सुन रही थी. क्यों? क्योंकि वो तेरे कंट्रोल में नहीं है. वो कैसे होता है? ये सब हमारा ब्रेन कर रहा है, हमारा थिंकिंग माइंड. तो जादूगर है यार हमारा ब्रेन, तो बहुत जादूगर है. तो ये मुझे पहली बात तो पता चला कि हमारा क्या क्या थियोरीज हैं कि हमें जान पाएँ कि हाउ वी यूज़ लैंग्वेज, हाउ वी बीन एबल टू यूज़ दिस टूल कॉल्ड लैंग्वेज. तो कुछ ये थियोरीज हैं. अब हम इसको पूरा अगर हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखें, इन सारों को इकट्ठा करके, तो गाय डॉशर, दिस बुक द अनफोल्डिंग ऑफ लैंग्वेज, इन दिस बुक he has also told about
हाउ दिस लैंग्वेज वुड हैव इवॉल्व, लेट्स से कि एक बार आ गई हमारे में ग्रामर सर्किट्स आ गए, ठीक है, बट इसके अंदर भी इवोल्यूशन कैसे होता है लैंग्वेज का, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गई? हाँ, जब हमारे शुरू पास हुई होगी तो इतने ऐसे सारे शुरू हुई शब्द होगी हैं। कि जैसे पानी को बस पानी पानी मतलब देखो एक दो Correct. जो कॉमन वर्ड्स होते Correct. होंगे कि भाई भालू, शेर, Correct. पानी, करेक्ट सन, करेक्ट तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई कि आज हम हाँ। हंसी मजाक भी कर रहे हैं और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, ठीक है चलो माना ये सब कुछ है, बट अब हम देखते हैं कि पहली बात तो हमारी वोकैबुलरी, शब्दकोश बोलते हैं क्या वोकैबुलरी को, पता नहीं, ओके गूगल, व्हाट इज वोकैबुलरी इन हिंदी? On the website collinsdictionary.com. शब्द भंडार, शब्द शब्दावली, शब्दावली। शब्दावली। तो हमारे इतने शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्द हैं, हाँ, सब भाषाओं में, लेकिन शब्द ज़रूर हैं, वर्ड्स। तो हम मैं बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ विच कट्स अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस। सो इनमें अब उन्होंने बताया कि देखो शब्द आए होंगे, पहली बात हम ये जानते हैं। हम ये भी देखते हैं, और अगेन एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि हमारा ब्रेन हमारा कैसे काम करता है। तो हम शब्दों के साथ पहली बात तो इन्फॉर्मेशन अटैच करते हैं, जो हमने पहला बताया था कि वो थ्योरी निकाली टेरेंस डीकन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने, कि शब्दों के साथ हम पहले ही इन्फॉर्मेशन अटैच कर लेते हैं। हमारे ऑलरेडी दिमाग में इन्फॉर्मेशन अटैच्ड है एक शब्द से। मैं बोलूँ पीयूष, तो मेरे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि पीयूष, बहुत एक पूरा इन्फॉर्मेशन साथ में आ गया, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो मैं बोलूँ कि ये टेबल, मैं बोलूँ कि टेबल, तो इट इज़ अंडरस्टूड, इट हैज़ 2 or it has 4 legs, it has this wide टेबल टॉप। आई डोंट से कि ये लकड़ी का पीस जो ऊपर से तो फ्लैट है, नीचे 4 पहिए लगे मैं हैं। समझा आप तो क्या बोलना चाह रही है। तो कहना चाह रही है कि एक शब्द है टेबल, हाँ अब वो टेबल तो एक साउंड है, टेबल 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 टेबल, बार बार बोलते जाओगे ना तो बड़ा अजीब लगता है। कोई भी शब्द है, मैं जब छोटा था ना तो मैं बड़ा ये करता था, कोई भी शब्द उठा लेता था और उसको बार बार रिपीट करता था। तो अगर तुम टेबल को काफी लेके कर देर ले, तक रिपीट करो, काफी देर तक रिपीट करने लग जाओ ना तो वो शब्द बड़ा अजीब लगने लग समझ जाता आता है है, कि हाँ। क्या है टेबल 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 कितना टेबल, अजीब सा वर्ड है टेबल, है ना। टेबल एक वर्ड ही तो है, पर जब तू ये शब्द बोलती है मेरे कानों पे शब्द पड़ते हैं टेबल, तो तुम उसमें मीनिंग नहीं आता। हाँ, तो मेरे को पता है कि अच्छा टेबल एक ऐसी चीज जिसपे हम सामान भी रख पाएं, खाना खा पाएं, और वो 4 पहिए होते, 4 पैर होते हैं उसके, शायद लकड़ी की बनी होती है। तो ये सारी चीजें ट्रिगर हो जाती है एक रैंडम शब्द, टेबल 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 टेबल। तो पहले ये आया होगा वर्ड, फिर इसमें साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसके अंदर फिर ये, अब इसके एवोल्यूशन बता रही हूं मैं इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि मे बी दिस साउंड स्टूपिड, बट क्या ये ऐसे हुआ था कि कोई 2-4 बंदर बैठे होंगे कि सुनो, देखो एक दिन में तो हुआ नहीं ये ना इसको हम बोलेंगे आग आग हाँ। आग आग आग, देखो, तो हो सबको सकता आग है। बोलना है। तो यार ये तो फिर किसी को फरमान जारी करना पड़ा होगा कि आज से जी इसको आग बोल, मतलब कैसे पहले शब्द आए होंगे। मैं तो जब पैदा हुआ था तो सारे शब्द जो मेरी शब्दावली है वो बनी बनाई थी, मेरी हिस्ट्री से आती है, मैंने कोई वर्ड इन्वेंट नहीं किया, ठीक है, 1-2 मैंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है आपस में, बट कहने का मतलब है आज जो हम हिंदी बोल रहे हैं वो सारे शब्द कहीं से थे, आए हुए थे हमें पहले। तो मम्मी पापा ने सिखाया, जो हाँ। हमारे आसपास थे लोगों ने सिखाया। हाँ, तो देखो तो स्टार्टिंग इसकी में यही एवोल्यूशन कैसे हुई कि ये वर्ड्स देखो- किसी ने लिखे कि इसको ये बनाएंगे, इसको ये नहीं, क्योंकि देखो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आज की डेट में भी देखते हैं हम, कोई एग्जाम्पल हैं ऐसे कि समझ लो अभी मैंने तुम्हें 2-3 लोगों के नाम बताए, ठीक है, वो नाम तुम्हारे दिमाग में चले गए, बट तुम्हें नाम बताने से मैंने कई सारी चीज़ें उनके साथ इन्फॉर्मेशन भी दी कि इन्होंने ऐसे किया, ऐसे किया। ऐसे तुमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई सारे नाम अपनी वोकैबुलरी में डाले होंगे या अपने मेमोरी में डाले होंगे। ऐसे ही जो हम इकट्ठे डेवलप हो रहे थे, मतलब इनफैक्ट अभी देखो लेटेस्ट अगर देखा जाए, कई शब्द ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े फेमस हो जाते हैं। वो सोशल मीडिया वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे पहले, बट वो कुछ, कोरोना वायरस ले लो। हाँ, कोरोना वायरस पहले एग्जिस्ट करता था, बट मेरा कहने का मतलब है आज से 3 महीने पहले किसी ने ये शब्द, ये रैंडम शब्द, अगर आज से 3 या 4 महीने पहले जाके कोई दिल्ली के चांदनी चौक में जोर जोर से चलाने लगता कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस, तो सोचते या तो पागल हो गया, दूसरा सोचते इसने बहुत सारी कोरोना बियर पी रही है, उसको चढ़ गई है, ठीक है, किसी को कोई अलर्ट नहीं होता। आज की तारीख में वहीं चांदनी चौक में जाके कोरोना वायरस चलाने लग जाओ जोर जोर से, सबके एकदम अलर्ट हो जाएगा, मतलब से। तो कैसे हमने एक शब्द जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था उसको उसकी एग्जिस्टेंस आ गई, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं आ गई, सिर्फ उसके पीछे इतनी मीनिंग। सन 2020 के बाद
हाँ, अगर कोई एक ऐसा शब्द है ना जो बड़ा जो फेमस हो रहा है। नहीं, जो 7 बिलियन बताते हैं, 8 बिलियन की हमारी धरती की पॉपुलेशन क्या है इंसानों की, 700 करोड़ 800 करोड़ जितने भी हैं, 4 बिलियन। हो सकता है कितने और कॉमन वर्ड्स होंगे जो समझते होंगे लोग, शायद कंट्रीज के नाम शायद सब समझते होंगे कि हाँ अमेरिका है, इंडिया, ये नाम, पर कोरोना वायरस एक ऐसा वर्ड है ना हाईली यूज्ड जो अक्रॉस रिलीजन, 700 से अक्रॉस 800 कंट्रीज। करोड़ लोग को, मतलब उन सबके मन में छप गया होगा। सही तो ये में। भी एक भाषा का ही प्रयोग है, सही हमने में। एक साउंड ले लिया, एक साउंड ले कोरोना। लिया, कोरोना वायरस। तो देखो ये एक ऐसे ही कभी उत्पन्न हुए होंगे धीरे धीरे करके ये सारे शब्द। तो जो ग्रुप्स में रह रहे थे लोग, उनकी यूटिलिटी के हिसाब से, कि समझ लो कोई कुक है, वो खाना पका रहा है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो एक वहाँ पे खड़ा है, उसने इशारा किया, ओ जानवर आया, सो वो जानवर या जो भी है, ये शब्द वहाँ पे उत्पन्न हो गए होंगे, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट, दे स्टार्टेड टीचिंग इट टू बाय द देयर वे किड्स। हम तो हिंदी के वर्ड यूज करें क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं। आई एम श्योर जो हाँ। वो पहली भाषा बोली जाती होगी वो तो अभी पता नहीं क्या थी, अभी वो भाषा हम बोलते नहीं होंगे, तो हम हाँ, हम नहीं। बोलते हैं वो जानवर, शायद वो जानवर नहीं हुआ नहीं होगा, होगा, कुछ बोलते होंगे कुछ इशारे अलग में। साउंड होते होंगे। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले आए वर्ड्स और उसके अंदर कुछ उससे इंफॉर्मेशन अटैच्ड। इनफैक्ट दिस रिमाइंड्स मी, आई डोंट नो हाउ इट इज रिलेटेड, इट इज ऑब्वियसली अनरिलेटेड, बट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ बाइबल। हमारे बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन जो उनकी लिखी गई है, उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस है। तूने बाइबल पढ़ रखी है? नहीं यार, इतने मैंने मतलब, लेकिन तूने ये बड़े बोला था ऐसे हमारी बाइबल में ये, तो मेरे को लगा कि तूने पूरी पढ़ रखी है। नहीं यार, नहीं बाइबल मेरे Anyways, मतलब what were you trying to say? मैंने फेमस उसके वो पढ़े हैं कि कोर्स क्या बोलते क्या हैं। लिखा था बाइबल में? गॉस्पेल ऑफ जॉन इनकी जो लिखी है, उसका फर्स्ट सेंटेंस है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। लोगोस बोलते हैं शायद जिसको। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट में दूसरा, ये न्यू टेस्टामेंट में वर्ड हो गया लोगोस की जगह। तो कह रहे हो क्या चांस है, मतलब वर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली, कि उसके बिना कुछ नहीं है, उसके बिना तुम कन्वे ही नहीं कर सकते कुछ मैसेज। बात तो सही है यार वैसे। And if they were trying to say that Jesus Christ is the messenger of God, so it has to be a word first, like before that. हमारी सबसे बड़ी खूबी तो भाषा है, बात तो भाषा तेरी ही सही है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों कर ही रहे हैं। अभी हम दोनों, अगेन आई कम बैक टू इट, इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड व्हाट वी आर डूइंग। दो बंदर जो कि कपड़े पहन के एक माइक के सामने सांसें ले रहे हैं जोर जोर से, एंड वी आर डूइंग स्पिट्स एंड स्प्लैटर्स। इनफैक्ट आई कैन सी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्पिट हियर ऑन द माइक, बट द पॉइंट इज आई एम मूविंग माय थ्रोट बॉक्स इन अ वियर्ड मैनर, एंड लाइक इफ सम एनिमल इज वाचिंग अस राइट नाउ, दे आर प्रोबब्ली वंडरिंग व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, कि ये आवाजें कर रहा है, वो आवाजें कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और कभी हंसते हैं, कभी कुछ जानवर तो ऐसे करते ही हैं। सोचते होंगे, हम भी तो जानवर के बारे में ऐसे पर सोचते इन बातों में हमने पूरी दुनिया बदल दी है। हैं। हाँ सही में। बिकॉज अगेन लेट्स कम बैक टू इट, लेट्स कम बैक टू दैट जर्नी। कैसे बदली है? वर्ड्स के बाद साइंटिस्ट मानते हैं, और इस जर्नी के अंदर इवोल्यूशन बता रही हूँ, आई एम नाउ गोइंग थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। फर्स्ट केम वर्ड्स, ओनली वर्ड्स, एंड उस वर्ड्स में भी शायद साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमने नाउन्स, थिंग्स और एक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया था। थिंग्स मतलब टेबल, चीज़ें, और एक्शन मतलब मैं खा रही हूँ या तुम खा रहे हो, ये खाना या खाने का एक्शन। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया था। इसके लिए भी साइंस ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, चिम्स के साथ भी। ह्यूमन बच्चों की डेवलपमेंट होती है, तो ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में पाया गया है दैट दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन थिंग्स एंड एक्शंस। तो शायद हमने वर्ड्स में भी ये डिस्टिंक्शन कर ली होगी। तो अब देखा जाए, इसके अलावा तुम्हें एक्चुअल में ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं है टू कन्वे अ मैसेज। तो इसके अंदर ना बुक में एक अच्छा एग्जाम्पल था कि गर्ल, ट्री, सी, मैमथ, गर्ल, रन, मैमथ, बिहाइंड, और ऐसे बेसिकली ऐसे टूटे फूटे शब्द यूज़ किए उन्होंने, जस्ट टू से कि इन छोटे टूटे हुए शब्दों का भी प्रयोग करके यू कैन कन्वे अ मीनिंग कि हाँ एक लड़की थी, वो पेड़ के पास थी, एक मैमथ दिखा, मैमथ पीछे आया। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि उस टाइम में जो हम नहीं बोलते तो मैमथ्स भी रोम करते होंगे। सो आई एम सेइंग इवन विद द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वर्ड्स यू कुड स्टिल कन्वे अ मैसेज। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी इतनी कॉम्प्लिकेट कैसे हुई फिर? तो साइंटिस्ट ने पाया कि इन वर्ड्स के बाद या नाउन्स और थिंग्स और एक्शंस के डिस्टिंक्शन के बाद एक और चीज़ आई कि हमारे में एक और कैपेबिलिटी है कि हम वर्ड्स की अरेंजमेंट करते हैं। कैसे? कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं रियलिटी में, उन शब्दों का प्रयोग हम साथ साथ करते हैं। मतलब जैसे समझ लो, अगर मुझे दिखता है कोई लड़की खाना खा रही है तो मैं बोलूँगी गर्ल ईटिंग, बिकॉज दोज टू थिंग्स आर टुगेदर
इन माई एक्सपीरियंस, कि मैं उसको देख पा रही हूँ कि इकट्ठे हो रही है वो पूरा चीज़, तो उन शब्दों को, गर्ल और ईटिंग को पास रखूंगी। सिंपल सी बस की कहानी है कि मैं शब्दों का प्रयोग या अपनी अरेंजमेंट कैसे करूँगी। एक छोटा बच्चा कैसे करता है, वो कोई चीज़ देखता है, उसको जो भी उसमें से शब्द मिले उनको इकट्ठा किया और बोल दिया। अब एक और कैपेबिलिटी हमें, दिक्कत क्या आ रही है ये चीजें समझने में, क्योंकि इतनी फंडामेंटल इतनी ऑब्वियस है, मतलब मैं अपने जीवन में ये रोज यूज करता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ तो क्या हो गया मैडम, गर्ल ईटिंग है तो गर्ल ईटिंग ही बोलेंगे ना, गर्ल स्लीपिंग थोड़ा ना बोलेंगे। सोचो कि पर कहने का मतलब कि तुम ये सोचो कि कोई बंदर ना, ये नहीं, ये तरकीब है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये फंडामेंटल, ये हम यही करते हैं दिन भर, इसलिए तुम भूल गए हो कितनी शानदार तरकीब है। पर एक्चुअली हमें भूली लग गई है, बेसिकली इस चीज़ की भूली लग गई है हमें कि हम बातें कैसे कर रहे हैं। और मैं उस स्ट्रक्चर को तोड़ के तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इतना साइंटिस्ट सोचो, देखो इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें अपनी आंखों में से एक वो नया चश्मा पहनना पड़ेगा। किस चीज़ का? कि तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता क्या होती है, और तुम जब वो चश्मा पहन लोगे कि तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता, अब मैं स्क्रैच से देखूँ इसको, तभी तुम्हें ये दिख सकते हैं ये चीज़ें, इसमें पैटर्न्स। नहीं, मेरे मन में एक और ख्याल आ रहा है, मैं तेरे को बताऊं, थोड़ा शायद इट्स अ बिट मॉर्बिड इन नेचर, बट हम मान ले हम अपनी एक साइंस फिक्शन मूवी लिख रहे हैं। मैं एक साइंस फिक्शन मूवी का तेरे को आइडिया देता हूँ, क्योंकि तेरी जो तूने बात बोली ना कि जो चॉम्स्की और इनके बीच में विवाद है कि नर्चर वर्सेस नेचर, तो इससे मुझे एक साइंस फिक्शन मूवी का एक आइडिया आ रहा है। हंसना मत, क्योंकि उतनी अच्छी साइंस फिक्शन मूवी नहीं, थोड़ी डिप्रेसिंग है। मान ले ये कोरोना वायरस की एक म्यूटेशन हो जाती है सडनली, तेरे को पता है ना ये वायरस भी म्यूटेट कर सकते हैं, पहले भी हुआ है। इसकी म्यूटेशन ऐसी हो जाती है कि जितने भी लोग हैं 2 साल से ऊपर के सब मर जाएंगे अगले थोड़े सालों में। तो 2 साल के बच्चों से ऊपर जितने इंसान हैं सब मर जाएंगे। अब मान लो सिर्फ 2 साल के बच्चे रह गए, ठीक है, तो उनको कैसे आएगी? सिर्फ 2 साल के बच्चे रह गए हैं मान लो, या उतने साल के बच्चे रह गए हैं जो भाषा नहीं बोल पाते अभी। क्या अब कोई उनको भाषा सिखाने वाला भी नहीं रह गया, और ना पूरी दुनिया में कोई भाषा बोलने वाला रह गया। तो मोटा मोटी प्रेमाइस ये कि कोरोना वायरस या किसी भी कांड की वजह से सारे अडल्ट्स मर जाते हैं, सारे बड़े बच्चे मर जाते हैं, और सिर्फ छोटे बच्चे रह जाते हैं इस पूरी दुनिया में, थोड़ी भाषा बोलते हैं, नहीं, जो शायद भाषा नहीं बोल सकते अभी, बस बच्चे ही हैं, और किसी तरह वो बच्चे बड़े होने लग जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या उनकी डेवलपमेंट आज की तारीख में वैसी ही होगी? और दूसरी कि उनको मान लो कोई एक ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाए हम दोनों की, तो क्या वो डिकोड कर लेंगे? मतलब मान लो वो छोटा बच्चा बड़ा होकर 10 साल का हो गया और कोई उसने अपनी ज़िंदगी भर भाषा नहीं बोली, और उसको मान लो एक यूट्यूब वीडियो मिल गया करीबन या तो इस फ्यूचरिस्टिक भी मान सकते हैं साहब, है ना, इट्स अ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो नाउ आई अंडरस्टैंड द वैल्यू व्हाट यू आर सेइंग। मेरे को बड़ी ऑब्वियस लग रही चीज़ें हैं, गर्ल सिटिंग, बट उनको जो ये सब तरकीबें नहीं मालूम है उन बच्चों को, उनको अगर ये यूट्यूब वीडियो मिलेगा तो वो तो ये सोचते रह जाएंगे कर क्या रहे हैं ये दोनों, आवाज़ें निकाल रहे हैं बस कंटिन्यूअसली। इसका एक्चुअली मैं टुवर्ड्स अभी एंड इम्प्लीकेशन बताऊंगी इस चीज़ का। ये एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमें सच्चाई बताता है कि हम डेली रूटीन में जो भूल गए हैं, जो कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं, उसकी अंडरलाइंग सच्चाई क्या है। तो देखो, हम शब्द यूज़ करते हैं, शब्दों को हमने डिवाइड कर दिया है थिंग्स एंड एक्शंस में, और कुछ पॉइंटिंग एक्शंस भी होते हैं हमारे, दिस एंड दैट। अभी दिस एंड दैट भी हम बहुत यूज़ करते हैं कि इधर पॉइंट किया तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं, उधर बोल रहे हैं। तो ऐसे हमने कई शब्द निकाल लिए जिससे हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। things also. Does any other animal point as well? Chimps, monkeys do to a certain extent, but छोटे बच्चे भी करते हैं देखा जाए तो। बट इनमें एक डिफरेंस ये है कि हम दिस और दैट का सिर्फ पॉइंटिंग तक ही लिमिटेशन नहीं रखते, हम वही आउट ऑफ दैट स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम उसको कभी बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण मतलब जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि यू नो दैट गर्ल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, या फिर so you know that thing happened, so the thing which is not at the present moment we can still talk about it. Or if I'm talking to you about something and instead of saying the name of that person I start using this and that. pronouns कि क्या वो क्या बताना चाह रही हूँ मैं, मतलब I'm conveying the same thing. देखो गूगल जैसे कि मान ले नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वो इससे पहले गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे, अब मैंने वो बोल दिया, तो कैसे समझ में आया कि मैं नरेंद्र मोदी जी की आज के डेट में इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स व्हिच आर यूज्ड टू डिजाइन इवन। हाँ, आई थिंक गूगल मेड अ ह्यूज ब्रेक थ्रू इन व्हिच एक्चुअली वी कैन डू इट. ओके गूगल, हु इज बैरक ओबामा? According to Wikipedia, Barack Hussein Obama II is an American politician and How old is he? Okay Google, how old is he?
ये जो तरकीब है ना, ये इन्होंने इसको बहुत- लगाने में बहुत time दुनिया लगा। के सबसे बड़े इंजीनियर्स लग गए Engineers कि एक सेकंड, तूने देखा मैंने क्या हाँ, किया? हाँ, मैंने correct. गूगल से पूछा कॉन्टेक्स्ट लिया कि इसने। कौन है बराक ओबामा, फिर मैंने उनसे गूगल से ये नहीं बोला कि बराक ओबामा की उम्र कितनी, मैंने बोला हाउ ओल्ड इज ही। इसको समझने में मुझे पता है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा इंटरनल तो मैं ये आर्टिकल बताना चाह रही हूँ कि है। सोचो, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है इन्होंने एक्चुअल में लिंग्विस्ट की हेल्प लियो, क्योंकि ये कैसे, क्योंकि जो इतनी नेचुरल है हमारे लिए उसको तुम तोड़ोगे कैसे? और अगर तुम्हें किसी मशीन को सिखाना है वो चीज़ कि हाँ भाई ऐसे करो तो हमारे लिए तो बड़ी ऑब्वियस है ये चीज़, बिकॉज हम सोचते ही नहीं इसके बारे में। पर किसी मशीन को ऐसे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाना या वैसे टॉक करवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो देखो, वर्ड्स के बाद हम ये चीज़ें देखते हैं। अब वर्ड्स हमने अरेंज करने शुरू किए, कैसे? बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सीइंग, बेस्ड ऑन टाइम। जो इवेंट पहले आया उसको लगा दिया, लाइक दैट वुमेन वेंट, देन शी डिड ड्राइव हर कार, and then she drove to a supermarket. So I am like making these sentences based on the time or the sequence of events. हम भी वो भी करते हैं। अब इसके आगे पता है, इस बुक में बहुत अच्छे 3 चीज़ें बताई गई हैं जिसके बारे में बड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगी मैं। इन्होंने बताया कि इन बेसिक स्ट्रक्चर्स के बाद भी हमारी लैंग्वेज आज के डेट में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे हुई? तो लैंग्वेज का इवोल्यूशन कुछ ऐसे ही हुआ जैसे हमारे ह्यूमन स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ या फिर और स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ। इसके अंदर ये राइटर, ये ऑथर बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं और कुछ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। यानी कुछ लैंग्वेज को डिस्ट्रक्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। जैसे एंट्रोपी के बारे में हमने बात की थी कि एंट्रोपी इज़ अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, कि वो नेचर में है। एंट्रोपी का काम यही है कि कोई भी चीज़ है उसको डिसइंटीग्रेट करना, उसको तोड़ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज पे भी वो अप्लाई होती हैं। उदाहरण? हाँ, उदाहरण देती हूँ। तो उन्होंने बोला एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जिसको ऑथर ने नाम दिया इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हम मनुष्य की एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी आदत, आलस बोल लो, कि हमारा आलस्य जिसकी वजह से हम मिनिमल एफर्ट लेना चाहते हैं। ये बात तो सही है ना? हम मिनिमल एफर्ट लेना चाहते हैं। हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं चाहिए, हमें बता दो कुछ भी छोटा सेंटेंस। जैसे अभी आज के डेट में मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे, बट वैसे देखा जाए तो जैसे कोई क्राउडेड जगह है, बहुत क्राउडेड जगह है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि आई वेंट टू अ प्लेस, इट वॉज पैक्ड विद पीपल, आई जैसे इट वॉज वेरी क्राउडी। ये क्राउडी क्या शब्द है? हमने एक ऐसा शॉर्टकट निकाल लिया विच कन्वेज द मैसेज। सो ऐसे हमने कितने शब्द निकाल लिए और हम कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल मतलब ऐसे। अच्छा, तो यू मीन लाइक वी स्टार्टेड टू इन्वेंट वर्ड्स व्हिच रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, बट वी टुक देम फ्रॉम दोज वर्ड्स, द थिंग्स एंड द एक्शंस। उन्हीं को ही तोड़ मरोड़ के हमने ये निकाल लिए जिनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं आज की डेट में, या फिर आज के डेट में वो नाउन्स भी हैं अपने आप में। वो भूल जाओ क्या किसके लिए यूज़ होते हैं, वो नाउन की तरह यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव्स की तरह। कम्युनिकेट करने के लिए हम ईजीएस्ट तरीका निकालते हैं। तो हमें कोई नाउन मिल जाए तो हम उसको मोड़ तोड़ के मैं अपना मतलब बता दूंगी तुम्हें। जैसे इट इज़ वेरी ट्रैफिकी, ये क्राउडी क्या ही शब्द है ये। हम खुद के ही वर्ड्स बना लेते हैं जैसे कई बार। हमें इन्वेंट करते रहते हैं ये। क्यों? क्योंकि हम आलस हैं। आलस हमें, क्योंकि हम बड़े बड़े मीनिंग्स के बजाय हम बड़े शॉर्टकट निकाल के एक कन्वे करना चाहते हैं मैसेज। अब एक और इस पे देखो फोर्स बताते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्टिव फोर्स। अगर डिस्ट्रक्टिव फोर्स लगता रहता तो भाई हमारी पूरी लैंग्वेज डिस्ट्रक्ट हो चुकी होती। तो देयर मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स ऑल्सो जिसने लैंग्वेज को बनाया भी रखा होना चाहिए ना। हमने तो नया वर्ड बनाया। बट मतलब हम एक सेंटेंस बोल सकते थे, उसकी जगह हमने छोटा बना दिया टू द लैंग्वेज। हाँ, तुम यूर राइट। लाइक ये एक नया शब्द निकल गया, बट ये पूरी लैंग्वेज के एक जो पूरा एक्सप्रेस करने का तरीका था ना, उसको इसने कंसाइज कर लिया, राइट? तो इसका कंस्ट्रक्टिव फोर्स है एक्सप्रेशनिज्म या एक्सप्रेसिवनेस बोलो, जिसकी वजह से जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ पर मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ लैंग्वेज में अपने, मतलब मैं वर्ड्स को यूज़ करती रहूँगी, सेंटेंसेस का यूज़ करती रहूँगी जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। या फिर मैं एक सिंपल सी चीज़ बोल सकती हूँ, व्हाट इट्स कॉल्ड एक्सप्रेसिवनेस। अब तुम बोलोगे नहीं यार भाई इलेबोरेट कर। तो ये कंस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं साइंटिस्ट की भाई इसकी वजह से लैंग्वेज में बड़े रिच चीज़ें आती हैं। मेटाफोर्स एक ऐसा एक फोर्स है
मेटाफोर्स कैसे यूज़ करते हैं हम? मेटाफोर्स कैसे यूज करते हैं हाँ, हम? मेटाफोर एक्चुअली ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है कैरी अक्रॉस. उनके गार्बेज के जो ट्रक्स होते हैं ना उस पर लिखा होता है मेटाफोर. मतलब वो एक्चुअली गार्बेज उठा के. तो मेटाफोर का असली काम क्या होता है कि मुझे कुछ समझाना है, बट मुझे लगता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, तो मुझे और एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसको. पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? मतलब एक सिंपल सा कुछ होगा पर मुझे एक कॉन्सेप्ट. चीज बताइए, ये सब जंगलों में ये सब थोड़ा ना करने लग गए थे, हमें तो नहीं, मैं बहुत इवोल्यूशन बता रही हूँ पीयूष, मैं इवोल्यूशन बता रही हूँ कि लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि आज इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई है. मैं समझा. तो तू कहना चाह रही है कि एक सेकंड, अभी ये जो लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ ये जंगलों में ही शुरू हुआ, बट ये तू पूरी लैंग्वेज की पूरी जर्नी बता रही पूरी है, जर्नी आगे बता तक रही है की. इवोल्यूशन अच्छा, आज तक की, कि आज तक कितनी की. कॉम्प्लेक्स सिर्फ लैंग्वेज कैसे हुई. लैंग्वेज की. कि लैंग्वेज की इवोल्यूशन हमें बताती है कि हमने लैंग्वेज को मरोड़ तरोड़ दिया. किससे? अपने जो चीज़ें दिखती थी ना उसी को यूज़ कर करके. तो बहुत ही इनफैक्ट एक सेंटेंस बड़ा अच्छा था, मैं यूज़ करना चाहूँगी. कहाँ से आया ये सेंटेंस? वैसे ही मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ मेटाफोर्स का, कि मैंने तुम्हें बोला ना मेटाफोर, एंड यू वर लाइक ब्लैंक कि यार मेटाफोर हाँ यूज़ तो नहीं करता हूँ मतलब मैं इतना मैंने ज़्यादा. थोड़ी टेक्निकलिटीज में घूम गया, सही बताऊं तो. लाइक हाँ, ये मैं तुम्हें लैंग्वेज, बट मैं समझ भाषा- गया तेरा कहने का मतलब. तूने पूरा ये लैंग्वेज के ऊपर एक किताब पढ़ रखी है जिसने ये डिटेक्ट किए कि जो लैंग्वेज जो अनफोल्ड हुई है पूरी हमारी आज तक की लैंग्वेज, वो कैसे हुई है. हाँ, और इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मेटाफोर्स का. कुछ नहीं, एक सिंपल सेंटेंस बोलूँगी. तो एक सेंटेंस है, कुछ समझ लो, कोई कोर्ट रूम में ये सेंटेंस बोला गया, किसी लॉयर ने बोला. So it was clear that the unions would never go along with these suggestions, and the conflict erupted as soon as the news of the plan was leaked to the press. एक सेंटेंस बोला, बहुत भारी सेंटेंस है. हाँ, बट इसके अंदर देखो शब्द कैसे यूज किए. द कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड. कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी इरप्ट होती हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं. अब रुको. पोएटिक लाइसेंस जो ले लेते हैं हम. As soon as news of the plan was leaked to the press. लीक तो पाइप होती हैं. न्यूज़ कब से लीक होने लग गई? अब मैं और आगे जाऊंगी तो यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ ऑफन वी मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स एंड वी डोंट इवन रियलाइज. क्या बोलते हैं इन वर्ड्स को? मेटाफोर्स. बट दीज आर, नहीं, मैंने सुना है मेटाफोर्स, बट तूने एकदम बहुत बेसिक बता दिया मेटाफोर. जैसे फॉर एग्जांपल यार हम अब एग्जैक्टली मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरे को भी दिमाग में नहीं आते ऑन द फ्लाई. अब रुको, ये देखो. ही ट्राइड टू get across the idea that the excessive power of the unions was holding back economic growth. He said that while productivity had sunk in recent years, salaries were rising. Economic growth, plants grow होते हैं. Economy के साथ हमने grow क्यों लगाया? He said while the productivity had sunk, ships sink होती हैं. Productivity कब से sink होने लग गई? And salaries were rising. Sun rises. So I'm telling you, all these words are so ingrained in our language. जैसे हम बोल रहे हैं कि आज हम एक एजुकेशनल जर्नी ले रहे हैं. मतलब ये क्या है, हमारा पूरा प्रोजेक्ट क्या है? एक एजुकेशनल जर्नी है जो हम लोग ले रहे हैं. अब हम ये कोई जर्नी तो नहीं ले रहे, नहीं, पर एक मेटाफोर है ये एजुकेशनल जर्नी. मतलब हम एक सफर पे चल पड़े हैं. किस सफर पे? जहां हमारी जिज्ञासा ले जाएगी उधर. पर इससे हम समझा सकते हैं किसी चीज़ का असली मतलब. इसीलिए एक्सप्रेसिवनेस इज़ वेरी यूजफुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बींग्स को क्या करना है? अल्टीमेटली कम्युनिकेट करना है. तो सबसे ईजीएस्ट जो तरीका लगता है ना, जिससे हम रिलेट करके तुम्हें मैं उसका मतलब समझा सकूं, हम वो करते रहते हैं. तो हम भूल चुके हैं कि ये शब्द जो थे असली में तो एक्चुअली फिजिकल थिंग्स के लिए यूज होते थे. एक और चीज़ उन्होंने बताई इस बुक में जिसका नाम है कि अगेन इट्स अ कंस्ट्रक्टिव फोर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे लैंग्वेज को डिसइंटीग्रेट करता है. और वो क्या है? एनालॉजीज. जैसे अभी हम एनालॉजी ले रहे थे कि डीएनए हमारा सॉफ्टवेयर है. मैं एनालॉजी ली कंप्यूटर वर्ल्ड से, विच हैज नथिंग टू डू विद दिस बायोलॉजिकल वर्ल्ड, एंड येट मैं अपनी भाषा से इन वर्ड्स को यूज करके मैं अपना मीनिंग समझा पा रही थी जो मेरे को समझाना था. एनालॉजी के बिना मुझे एक्चुअली चीज़ें समझ नहीं आती. एनालॉजी इतनी हमारी इनग्रेन्ड है. साइंटिस्ट बोलते हैं कि एनालॉजीज आर टेंडेंसी टू क्रिएट सम ऑर्डर इन केओस. हमने एक ऑर्डर केओस की पहले बात की थी, याद है? कि
कि कैसे मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन अपने आप में, मेटाबॉलिज्म से कैसे क्योस से ऑर्डर बनता है। मैं कह रही हूँ कुछ इसी तरीके से लैंग्वेज हमें कुछ क्योटिक वर्ल्ड में ना कुछ ऑर्डर बनाने पे हमारी कॉग्निशन हमारी हेल्प करती है। हम उसमें एनालॉजीज ढूंढते रहते हैं, एनालॉजीज। तो ये सब क्या है? ये मैंने बताया तुम्हें सेंटेंस, इट्स सो नॉर्मल। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अभी शायद सेंटेंस में इतनी पूरे लैंग्वेज में इतने शब्द बोल दिए होंगे मैंने जो एक्चुअल में शायद मेटाफोर्स होंगे व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल फिनोमेना। अगेन आई थिंक whenever you tell me these things, no, that are so obvious in my daily life, but then you bring in like a very nice, I wouldn't say academic, but like a very curious perspective to these things कि ये भाषा का तो मैं बचपन से ऐसी भाषा ही बोलता जा रहा हूँ, बट तूने बताया कि इस भाषा की अगर हम ऑपरेशन करें ना तो इसमें इतनी सारी तरकीबें लगाई हैं। These are nothing but tools. Our language is a tool. Tools हैं सही में। इनफैक्ट और बिफोर यू गो, लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस होल chaos and order, and आई एम जस्ट थिंकिंग, तूने एक चीज़ बताई जैसे हम चीज़ों को नाम, हाँ हम जो चीज़ों को नाम देने लग गए, कितनी अजीब चीज़ है। जैसे इससे पहले मान लो अगेन कि कोई चीज़ें के नाम नहीं दिए हुए हमने, एक छोटा बच्चा ही है, तो जब तक नाम नहीं देंगे तो हम चीज़ें भी तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुझे तू दिख रही है, ठीक है, ये मैं अपने भाषा से बोल रहा हूँ तू दिख रही है, टेक्निकली मुझे तू नहीं दिख रही है, टेक्निकली मुझे अपनी दृष्टि दिख रही है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने तो एक पर्दा है, उस पर्दे में सब कुछ आ रहा है, उस पर्दे में तू है और तेरी ये बाउंड्री कट आउट, वो तो क्योंकि मैंने भाषा के थ्रू बोल दिया तू अलग से दिख रही है, बट ये माइक पे मुझे अपनी दृष्टि में ही दिख रहा है, तू भी दिख रही है, यहाँ पे दीवार भी तेरे पीछे दिख रही है, तो सब एक ही चीज़ हो गई। जब तक मैं भाषा के थ्रू इनको अलग अलग चीज़ नहीं बोलूँगा तब तक अलग अलग चीज़ कैसे होगी। अपने हिंदू में बोलते हैं नाम रूप, कि एक रूप है, इसको मैंने नाम दे दिया, उससे ही मैं लैंग्वेज बोल सकती हूँ, नहीं तो मैं बोल ही नहीं सकती। बट इस पूरे, बाय द वे, मैंने जो तुम्हें बताया कि लैंग्वेज की कैसे इवोल्यूशन होती है, हम वर्ड्स करते हैं, वर्ड्स की हम सीक्वेंस बनाते हैं टाइमिंग के हिसाब से या फिर इवेंट्स के हिसाब से, फिर उनमें भी इवोल्यूशन हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पिछले जब से भी लैंग्वेज हुई होगी डेवलप, आज इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इस पे भी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं और डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं जो लैंग्वेज को चेंज करते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये पर्सपेक्टिव तेरा कि लैंग्वेज की भी एवोल्यूशन होती है। लाइक लैंग्वेज को भी तूने एक प्राणी की तरह ले लिया है, जैसे प्राणियों की एवोल्यूशन होती है वैसे ही हमारी भाषा की भी एवोल्यूशन होती है। और बात सही है, अब कितने शब्द हैं जो लोग अब नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली एक एग्जांपल याद आ रहा है, शब्द जो इस्तेमाल नहीं करते। आई डोंट, यू एक्चुअली नो इट बेटर, यू रिमेंबर अ कॉमेडियन दैट वी नो, ही हैज पास्ड अवे नाउ, बड़े उम्र के थे, जॉर्ज कार्लिन, वन ऑफ माय फेवरेट स्टैंड अप कॉमिक्स। उनका एक ऐसा पीस था, स्टैंड अप ऑन यूफेमिज्म्स, ऑन यूफेमिज्म्स, कि कैसे देयर यूज्ड टू बी अ टर्म which used to be used for all the soldiers who I remember. who were we who can were maybe in share war. that clip. हाँ बड़ा funny सा है, who were in war, and he says इसका उसको बोलते हैं shell shock. I remember that one. I don't think that's appropriate for this because उसमें वो क्या बोल रहा था, we humans also have a tendency to euphemize things. इसका मतलब कोई चीज़ है जैसे, तो उसका जो मीनिंग है वो, हाँ, जैसे यहाँ पे पहले होता था ब्लाइंड, अब ब्लाइंड बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता, तो वी विल से विजुअली चैलेंज, ठीक है, तो वी ब्रॉट इन अ न्यू वर्ड बिकॉज वी थॉट दैट द ओल्ड वर्ड्स रिप्रेजेंट समथिंग विच इज इनअप्रोप्रिएट. व्हाट आई वाज पॉइंटिंग टू वाज समथिंग डिफरेंट, लाइक इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन. कैसे, जैसे क्या पाया गया कि जैसे प्राणियों का कैसे एवोल्यूशन होता है, जो प्राणी नेचर में फेवर्ड किया जा रहा है वही सिलेक्ट हो जाता है, बाकी मरने लग जाते हैं. वैसे ही जो भाषा में जो शब्द लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो फैलने लग जाते हैं और रह जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कई हिंदी शब्द हैं जो आजकल यूज़ नहीं होते तो वो चले गए, ठीक है. जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है, मेरी दादी जी है ना, इंग्लिश नहीं जानती थी अच्छी तरह, बिल्कुल नहीं जानती थी, पर फिर भी वो टाइम को टाइम ही बोलती थी, वो समय नहीं बोलती थी. क्यों? क्योंकि हिंदी के हो सकता है जो समय वाले वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे यूज़ होने बंद हो जाए और हम हिंदी में भी टाइम बोलने लग जाए. राइट, तो इवोल्यूशन ही चल रहा है, ये एवोल्यूशन ही चल रहा है. तो कि कई वर्ड्स जो जॉर्ज कार्लिन का था वो भी मैं इवोल्यूशन ही बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली पिछले 60-70 साल में एक्सप्रेसिवनेस की वजह से बोल लो या फिर इकोनॉमी की वजह से बोल. इकोनॉमी तो एक्चुअली पहले थी कि हम बड़े कॉम्पैक्ट शब्दों के अंदर कुछ एक इम्पैक्टफुल चीज़ बताना चाह रहे थे, विच वॉज शेल शॉक, जिससे उन्होंने एग्जाम्पल देते हैं. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्रेस कि वो फिनोमेना है क्या, वी केम टू अ पॉइंट वेयर वी नाउ कॉल इट एज पोस्ट
ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक्सप्रेसिवनेस ही है। सम पीपल विल से कि यार उसका इम्पैक्ट चला गया, बट इट्स एन इवोल्यूशन। नाउ एवरीबody says I think, PTSD. yeah, that's a good point. I mean, for So, whatever reason for it is whatever done, reason. the net result is certain words don't get used and certain words get used more, and that's what the evolution. So of there is language. another argument that many linguists give, yeah, many normal people give who don't really understand the nitty-gritties of how a language evolves. And the argument is कि यार language ना नाश कर दी हमारी लैंग्वेज पहले बड़ी प्योर होती थी, अब नाश हो गई है। बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इट्स गोइंग थ्रू एन इवोल्यूशन। इट हैज ऑलवेज गॉन थ्रू एन इवोल्यूशन। इट वॉज नॉट लाइक कि संस्कृत पहले ज़्यादा वो थी। इट वॉज बिकॉज इट हैड मोर स्ट्रक्चर्स इन इट। किसने लिखी है संस्कृत? एक्चुअली हमने ग्रामर किसने लिखी है, एक है ना, ओके गूगल, हु रोट द ग्रामर ऑफ संस्कृत? Panini, हाँ. By the way, इसके पीछे बड़ा एक interesting fact है. Like this guy thought through like a lot and then came up with the grammatical structure of Sanskrit. So again, according to linguists, it's not that कि एक दिन बैठ के किसी एक बंदे ने लिखा है ऐसा कुछ. But now that you mentioned it, you know, there's an interesting fact about Sanskrit. Sanskrit was designed to make sure, like, कि इसका evolution जब भी ग्रामर इसलिए लिखी गई थी ताकि इसका इवोल्यूशन ना हो इन अ डिसइंटीग्रेटिव मैनर। तो बड़ा सोच के ही डिजाइन किया गया था। सो एक्चुअली संस्कृत और लैटिन, ये सारी इवोल्यूशन की मैं जो बात की, इन सब लैंग्वेजेस को भी एक, जैसे हमने ट्री ऑफ लाइफ बताया था ना कि कैसे इवॉल्व होती हैं, जब लिंग्विस्ट ने ये रिसर्च की तो पाया कि जो सबसे पुरानी लैंग्वेजेस है, संस्कृत बीइंग अमंग देम, ये पूरे एक ट्री में से निकल के आती हैं जिसको बोलते हैं प्रोटो Indo-European languages. Proto being a language which goes even way back to before Indo-European languages. Indo-European language हमारी संस्कृत आती है, ऐसे लैटिन थी वो बड़ी। इन लैंग्वेजेस का देखो यूटिलिटी बहुत अच्छी थी, कि संस्कृत की एक्चुअल में यूटिलिटी बहुत अच्छी है। वाई? बिकॉज जैसे हमने बताया कि इसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर्स अच्छे से लिखे हुए थे, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए शब्द था। अब वो क्या है, हमने क्योंकि वो शब्द यूज़ करने बंद कर दिए ना, अब हम लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज करके उन शब्दों को बताते हैं। तो एक्सप्रेसिवनेस, that sounds a bit like German, no? Like Germans have words, exactly. like for example Schadenfreude. हाँ exactly, कि वो शब्द है एक, जबकि वो अपने आप एक फिनोमिना है। अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस के रूप में शायद उसको समझा पाऊँ, दूसरों की बुरी हालत पे मजे लेने की सिचुएशन को शायद Schadenfreude बोलते हैं। Okay Google, what is the meaning of Schadenfreude? Pleasure derived by someone from another person's misfortune. कि किसी की बुरी किस्मत या किसी की बुरी हालत पे हम मजे लें। तो तू कहना चाह रही है संस्कृत में भी ऐसे बड़े सारे शब्द थे जो कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन को एक शब्द देते थे, पर अगर हमने वो यूज करने बंद कर दिए तो अब हम बड़े बड़े कि यार वो ना बड़ा अजीब आदमी है ना, वो दूसरों के ना जो मुसीबत पड़ जाती है तो उस चीज पे बड़े मजे लेता है। वैसे जर्मन शायद एक शब्द बोलते हैं, जर्मन शायद एक बोलेंगे Schadenfreude। हाँ, तो ये सब पे लागू होता है ये चीज भी, कि जो इवोल्यूशन मैंने बताया तभी सब पे लागू होती है, कि सब में ही ऐसा हुआ है कि हमने आलस के मारे। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया तूने कि भाषा का भी एवोल्यूशन होता है। तो आप जो भाषा है उसको भी एक प्राणी की तरह ले सकते हो। इसके फॉसिल्स नहीं होते, इसका जैसे हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये कहीं अभी जैसे हम मान लो भूकंप आ गया और हम दोनों दब गए और सब मर गया, सारा सैन फ्रांसिस्को मर गए, पूरी यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम दोनों दब जाएंगे। लाखों करोड़ों साल बाद हम दोनों के फॉसिल्स पाए जाएंगे, पर हम क्या बातें कर रहे थे वो तो हवा में चली जाएगी। पर फिर भी इस भाषा को एक प्राणी की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसका भी एवोल्यूशन होता है। और ये लिंग्विस्ट ने थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ये एक्चुअली पाया है कि इस तरीके से इवॉल्व हुई होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। मैं एक ऑब्जर्वेशन तेरे को बताना चाहूँगा। आज जो हम दोनों कर रहे हैं वो क्या है? अभी जो हमारी भाषा है उसको क्या बोलेंगे? वो हिंदी भाषा भी नहीं है, वो अंग्रेजी भाषा भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। क्यों? हमारे में अभी हम दोनों को कंट्रोल नहीं है हम क्या भाषा बोलते हैं। कोई वर्ड हिंदी में निकलता है, कोई वर्ड इंग्लिश में। अभी इसी में देख ले, कोई वर्ड हिंदी में निकलता है, कोई वर्ड हिंदी में निकलता है, इसी में मैंने वर्ड यूज कर लिया जो कि इंग्लिश वर्ड है। तो तूने पहले एक चीज बताई थी, उससे मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। तूने कैसे बताया था कि टेक्निकली निएंडरथल्स एक अलग सब स्पीशीज थे और हम होमो सेपियंस अलग सब स्पीशीज थे, पर हमारे बीच में भी इंटरमिंगलिंग हुई कि मतलब हम
मनुष्य और निएंडरथल्स के भी बच्चे पैदा हुए, Correct. वैसे ही आज की तारीख में हम जो भाषा हाँ। बोलते हैं उसको शायद इंग्लिश भाषा बोलते हैं, बहुत जो कि एक एवोल्यूशन ही है हाँ कि इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा का जब बच्चे पैदा हुए तो एक बच्चा पैदा हुआ इंग्लिश भाषा, जिसे सिर्फ हम दोनों ही नहीं, अभी भारत देश में मेरे ख्याल से करोड़ों लोग बोलते हैं। हाँ, क्यों कि ना ये प्योर हिंदी भाषा है ना ये प्योर इंग्लिश भाषा है, कोई मिक्सचर है इन दोनों का, हाँ, और उससे मिक्सचर से निकल के कुछ अलग ही चीज़ निकल के पैदा आता है। हुई। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि देखो ये हर लैंग्वेज के लिए लागू होता है। जैसे अभी सही बोल रहे हो, इंटरमिंगलिंग ये हर भाषा में हुई है। इंडिया में तो स्पेशली कितनी भाषाएं हैं पीयूष। ओके गूगल, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? 2. Very good. How many languages are spoken? Regional languages, I think there are perhaps. around 1600 if I'm not mistaken, or some Regional big languages. figure like that. हाँ. They can be called, I don't know if they're called as dialect. इसमें भी एक debate है अभी कि what is a language? What is the definition of a language? Sometimes you can call it as a dialect. Sometimes you can call it as a language. तो एक बड़े American linguist थे, उन्होंने people say jokingly कि उन्होंने ऐसा बोला, a dialect becomes a language if it has an army to back it up. Basically spoken by a nation. Which is why perhaps we have American English and UK English. English is the same, but anyways. तो देखो पुरानी लैंग्वेज जितनी ही रही, जर्मन, लैटिन थी या संस्कृत थी, इनको मेरे ख्याल में प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो रिटन डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो उस भाषा में लिखे गए हैं। तूने वेद वगैरह का एग्जांपल हाँ, दिया, तो वेद तो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर उनको तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा उन वर्ड्स का। सोचो, हो सकता है एक शब्द किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता था 2000 साल पहले, अब हम किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। क्यों? इवोल्यूशन हो गई लैंग्वेज की। तो हमें ये प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है कि अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स को समझना है। सो अ डॉक्यूमेंट, इनफैक्ट आई वुड से a Sanskrit scholar will be able to tell you much better about what Veda has to say than any other person, because he'll be able to tell you कि वो context क्या था, उसका meaning क्या है, वो क्या लिखा गया है। तो इसलिए वो पढ़ना भी ज़रूरी है। बट ये बोलना कि वो डिसइंग्रेटेड हो गई, उस पे मतलब नहीं, मैं समझा तेरी बात। वो कोई मैं बात बिल्कुल आई एग्री। इनफैक्ट इफ आई कैन मेंशन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, तेरे को पता है कि हम जितने भी स्पीशीज़ हैं उनके नाम लैटिन में ही क्यों रखते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्पीशीज़ का नाम है होमो सेपियंस, तो क्यों इतने अजीबोगरीब, और ये तो फिर भी सिंपल है, सबको पता चल गया है नाम, बट जब जैसे फॉर एग्जांपल ओके गूगल, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द मस्कीटो स्पीशीज? कुलिसिडी। अब जो कितना अजीब नाम है, नहीं? और बाय द वे जो किसी भी स्पीशीज का नाम बताते हैं तो हम दो बताते हैं, Correct, होमो हमारा है सेपियन। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस। The point I was trying to say is why are there such complicated Latin names? Do you know this? I think I know, but you go ahead. The reason is because Latin आज की तारीख में कोई बोलता नहीं है, ठीक है? तो इसकी वजह से इनको एक और तरकीब मिल गई। अगर ये सारे स्पीशीज़ के नाम लैटिन में देंगे ना तो इनका कॉन्टेक्स्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि लैंग्वेज में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे इंग्लिश के कई वर्ड्स हैं ना, वो इवॉल्व होते गए, तो कई बार शब्दों के मतलब बदल जाते हैं। हाँ, तो लैटिन क्योंकि चेंज नहीं होता है, तो इन्होंने इतना समझ गया कि अब तो कोई बात तो करता नहीं है, तो जो है वो रह जाएंगे। तो साइंटिस्ट को बड़ा मजा आने लग गया, साइंटिफिक ये हाँ बड़ा साइंटिफिक रह सकता है कि हाँ जी ये इनका जीनस होता है, फिर इनकी स्पीशीज होती है, तो ये लैटिन में नाम देने लग जाते हैं, इसलिए करते हैं। तो शायद हमें भी शायद चालू कर देना चाहिए इंडिया में, संस्कृत में नाम देने लग जाओ, क्योंकि अभी कोई बोलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। दैट इज अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। हाउएवर संस्कृत इज़ अ वेरी वेल थॉट आउट लैंग्वेज, जिसमें हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बड़े अच्छे सोचा था। तो उन्हें पनीनी का नाम भी नहीं लिया। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिस लाइक दैट। इनफैक्ट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट आई हैड रेड सम टाइम बैक कि कई कंप्यूटर साइंटिस्ट बताते हैं कि संस्कृत वुड बी एक्चुअली एन आइडियल लैंग्वेज because it has a lot of structures, because it has a lot of grammatical structures in place, so it would be very ideal to use in computing. You know why? Because it will be very useful in, because हमारी लैंग्वेज इतनी, हमने कहते हैं ना, इतने शब्द हमारे यूज होते हैं जो सेम चीज को डिपिक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल गोइंग is, I'm just giving you a random example. Going is a word. Normally means कि हाँ कहीं जा रहा है. But I can make use of the same word in a sentence in a very different context. I am going to stop.
अच्छा, बट जा रही है तो स्टॉप कैसे हुई? बट इट मेक्स सेंस. और अभी तो अमेरिका में तो आई एम गोना स्टॉप. So I'm saying you have used these words in so many contexts, so it is not ideal anymore, which is why computer scientists say that Sanskrit or any like original language will be very good in computing because they have structures in place for defining every expression, every different kind of context. तो वो contextual language हमारी अभी रह नहीं गई है. हम मोड़ तोड़ के बहुत सारे शब्दों का ऐसे यूज़ करते हैं जो बड़े डिफरेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लगा यार मुझे तेरे ये लैंग्वेज के एवोल्यूशन का. कि मेरा सवाल ये था शुरू में कि यार ये हमारे जो ब्रेन्स बड़े होते गए उससे क्या फ़ायदे मिलने लगे. तो तूने सबसे जो बड़ा सबसे I think you said it best. I think language is humanity's best invention or one of the best inventions. And yet it's not an invention. Yet it's not an invention. तो हमने जो भाषा की जो इजाद की जो भाषा बोलने लग गए हम वो पूरा तूने उसका समझाया कि कैसे हुआ. बट मैं एक चीज़ मेरे मन में आ रही है and I think it's a very good note to end on, which I spoke about a little bit in the when we were talking about this, कि कितनी अनोखी बात है आज हम अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ अपने शब्दों से पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड की सैर कर रहे हैं. और इस रिकॉर्डिंग से जो लोग हमें देखेंगे वो भी सिर्फ हम भाषा के प्रयोग से पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं हमारे. सही बात है. तो कितनी अनोखी चीज़ है भाषा. मतलब भाषा तो ऐसी चीज़ है जैसे हमने बात की फायर की, अशूलियन एक्स की, ये सब चीज़ों के इन्वेंशन हमने किए. बट कई हद तक हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं. हम अब इनको उतना यूज़ नहीं करते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर लिया हमने. आज की तारीख में तो कुल्हाड़ी इंसान ज़्यादा यूज़ नहीं करता या फिर हम जंगल में बैठ के फायर से हमारा खाना नहीं बना रहे, हमने उसको काफ़ी मॉडिफाई कर लिया है. बट भाषा तो अभी भी प्रयोग हो रही है और धड़ाकेदार तरीके से यूज़ हो रही है. इनफैक्ट आई विल जस्ट से दिस कि इसी चीज़ का यूज़ करके जो है हमारी भाषा हमने बहुत इफ़िशिएंटली कोऑपरेट करना शुरू किया हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में. कि ये जो ग्रुप्स आने शुरू हुए थे, मैंने भाषा पे टेंजेंट ले लिया और भाषा समझाया तुम्हें कि भाषा कितनी इम्पोर्टेंट है. और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताती है. पहली बात तो कि हमने इसका प्रयोग किया हमारी भाषा के इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए. अभी तक पूरी हिस्ट्री के अंदर पूरे हमने अपनी हिस्ट्री नहीं हमारी इवोल्यूशन में हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म इन्फॉर्मेशन लेता है, खुद उसको खाता है इन्फॉर्मेशन कि भी वातावरण कैसा है उसके हिसाब से एक्ट करता है. अब हम ग्रुप्स इकट्ठे एक साथ एक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेके. सोचो एक नया लेवल आया कॉम्प्लेक्सिटी का. ये पहले कभी नहीं हुआ कि पूरे ग्रुप इकट्ठे होके कुछ अब नया कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपने आप में कम्युनिकेट कर सकते हैं. किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू. समझा मैं. जैसे चिंपैंजीज का बहुत बड़ा गुट है मान ले, 10-15 चिंपैंजीज का भी, तो ठीक है कर लेंगे थोड़ा बहुत अपने साथ कोऑपरेट. पर हम तो मनुष्य तो ऐसा प्राणी है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से 130 करोड़ की जनता. अब ये सबको मतलब तू समझ रही कितनी अजीब चीज़ है. पूरी दुनिया में ऐसा शायद नहीं हुआ होगा. मैं बताऊं क्यों. I think someone should take notice. Why? Because China, even though it has a larger population than us, it is also an authoritarian government. वहाँ पे है ना, मतलब डंडे के बल पे आप कुछ भी कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे उतनी डेमोक्रेसी नहीं है. India on the other hand is a democratic country in which तुम मतलब but somewhere in the middle I would say. So the democracy here for example the US is different from democracy right. The democracy in US is much different. यहाँ पे मतलब वो बोल रहे हैं कि नेशन वाइड ऑर्डर नहीं दे सकते लॉकडाउन का क्योंकि सिविल लिबर्टीज पे आ जाती है ये वो. तो वो डेमोक्रेसी को भी बड़ी वो ले जाते हैं. इंडिया वाले बोलते हैं ठीक है यार थोड़ा तो डंडे मारने पड़ते हैं यार, तुम समझा करो. ऐसा नहीं है कि सबको जेल में डाल देंगे, थोड़े डंडे. तो इंडिया बीच में है कि यहाँ मतलब सही में एक्सट्रीम चले जाते हैं कि कोई भी नहीं, हमको कुछ नहीं बोल सकते आप करने को, हम पूरी आज़ादी है, सिविल लिबर्टी. अच्छी चीज़ है ऑन पेपर बट यू लाइक समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड विच इज़ आई वाज मेंशनिंग इन इंडिया 130 करोड़ बंदर है मान ले. हम सब एक लाइक वी आर ऑल एप्स राइट इन सम वेज. लाइक आई डोंट मीन बंदर इन अ नेगेटिव वे. हम सब 130 करोड़ बंदर आज कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं? क्यों? किसी एक हमारे लीडर ने आके भाषा का प्रयोग किया और बोला कि जी ऐसा है और एकदम एक रात सब बोलते हैं हाँ ठीक है, अगले 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे. कोई सोच सकता था कि एक प्राणी आके 130 करोड़ बाकी प्राणियों को बोले कि घर पे रहना 1 महीने तक और घर पे रहे. क्यों? भाषा के थ्रू कोऑपरेट. मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत जल्दी भी हो रहा है ये. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हंटर गैदरर थे, जंगल में रहते थे, एक बंदा
समझ लो किसी शेर से लड़कर आया, उसने बताया कि शेर था, मैंने उसको ऐसे मारा, तो मेरे को बताया उसने, ठीक है। अब मैं किसी और को जाके बताऊंगी या फिर वो मैं 10 लोगों के आगे जाके बताऊंगी कि इसने ऐसे किया, तुम ऐसे करो, ये सिर्फ 10 लोगों तक ही सीमित है, बाहर तक नहीं जा रहा है। मैं कह रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो थी ना, ये बड़ी लिमिटेड ही थी और बड़ी स्लो थी, अभी तक स्लो थी, तो अब 10 साल पहले तक स्लो थी। आज के डेट में हाउएवर जितनी जल्दी कोरोना वायरस शायद फैला, उतनी जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन भी फैली है, मास कोऑपरेशन लेवल पे, मतलब ग्लोबल लेवल पे हो रहा है एक तरीके से। तो हु ने इन्फॉर्मेशन दी, हाँ भाई यूएस में इतना हो गया, इटली में, स्पेन में, सब इंडिया में, सब चल रही है, 150 कंट्रीज में रियल टाइम चल रही है कोऑपरेशन। नहीं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ये इतिहास में कितना यूज कर रहे हैं आजकल ये वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। मैं बोल रही हूँ ये खुद में अपने आप में इतिहास में कि फिनोमेना ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एट सच अ रैपिड पेस इज आल्सो अनप्रेसिडेंटेड। वी हैव नॉट हैड दिस बिफोर। And by the way, I also think that because of this, these are my 2 cents, as a result of this, I also think that it tanked very fast. मतलब इकोनॉमी जो हमारी बताते हैं वो नीचे भी आई, पर आई थिंक हो सकता है इससे जल्दी ऊपर भी जाए। क्यों? फट से फैल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन कि हाँ जी मार्केट खुल चुका है। देखो आप वो देखो गोल्डन गेट पार्क में लोग घूम रहे हैं, चलो। So I'm saying like we have not seen आ जाओ ग्राहक आ जाओ। We have not seen these things before. Like the spread of information through language was never this fast. This is the first time in the history that we are seeing this happening. I really like your by the way, ये जो 2 सेंट्स हैं, ये शब्द इससे पहले था नहीं, ये शब्द हमने ही बनाया, ये हम दोनों ने एक शब्द बनाया है। हम 2 मिलके आए और हमने बोला अच्छा इंग्लिश का वर्ड है 2 सेंट्स, आज भाषा की बात हो ही रही है, आज भाषा की बात हो रही है, तो हमने क्या किया उसी का एक हिंदी वर्ड बना दिया कि जी जैसे बोलते हैं इंग्लिश में कहावत है माई 2 सेंट्स, कहने का मतलब ये होता है कि मैं अपना ओपिनियन दे दूं, उसी को हमने थोड़ा हिंदी में ले लिया कि 2 सेंट्स, कि हम अपने भी 2 सेंट चंद सेंट्स दे देते हैं। तो ये एक वर्ड है। करेक्ट। अब इसकी एवोल्यूशन तभी हो सकती है, इसका एवोल्यूशन क्या है, मान लो किसी को पसंद आ गया है तरीका कि मैं भी अपने 2 सेंट दे देता हूँ, किसी को पसंद आया, लोग देख रहे हैं, वो यूज करने लग जाएं, तो अगर ये फैलने लग गया तो ये वर्ड फैल जाएगा और ये वर्ड एक प्राणी की तरह ये भी फैलने लग जाएगा। और हो सकता है कोई बोलेगा ये क्या बकवास है, 2 सेंट हैं, 2 सेंट्स ही बोलो ना, ठीक तो था। हम दोनों ही यूज करते रह जाएंगे और हमारी मौत के साथ 2 सेंट भी मर जाएगा। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसे वर्ड्स के एवोल्यूशन होते हैं। तो बहुत ही मजा आया। आज भाषा पे हमने इतनी चर्चा की है पीयूष, अब मैं अगली बार ना इस भाषा के प्रयोग से क्या हमने किया और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, आज हमने भाषा को समझने की कोशिश की है कि ये कहाँ से निकल कर आई और हम किस तरीके से यूज करते हैं। एक चीज मैंने बताई नहीं, बट हम नेक्स्ट टाइम इसका जिक्र करेंगे, कैसे साइकोलॉजिकली भाषा के यूज से हम चेंज हुए साइकोलॉजिकली। तो ये अभी हम नेक्स्ट टाइम जिक्र करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हमने डीप डाइव किया एकदम भाषा के अंदर टेक्निकली कि भाषा अनफोल्ड कैसे हुई, ये जो हम बस भाषा बोलने लग जाते हैं ना, इसके पीछे इतनी सारी स्ट्रक्चरल काम कर रही हैं, अभी चीजें काम कर रही हैं, उनको भी समझना बड़ा जरूरी है, जिसकी हमें भूली लग चुकी है, आज हम उसको याद करें। तो ये याद रखो कि ये जो शब्द मैं अब बोल रही हूँ ये सिर्फ साउंड्स ही हैं, पर ये साउंड्स किसी के कानों पे पड़ के मीनिंग बना रही हैं। बहुत ही मजा आया ये सुन के। तो अगली बार मैं जानना चाहूंगा कि कैसे भाषा ने हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया, हमारे मानसिकता को कैसे भाषा ने इम्पैक्ट किया, भाषा का प्रयोग एक्सप्लोर करेंगे और हमारे उससे क्या इम्पैक्ट किया पूरे हमने हमारी हिस्ट्री में, मानव हिस्ट्री में, मनुष्य की हिस्ट्री में हमने क्या क्या किया है इसके यूज से। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अ लॉट। थैंक यू सो मच अगेन, बहुत ही मज़ा आया आज। तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी नॉम चॉम्स्की की तरह एक लिंग्विस्ट बन चुका हूँ। तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और जो हमें सुन रहा है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आवर भाषा, हमारी इंग्लिश भाषा। आप भी इस बारे में सोचिएगा कि कैसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसे आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी भाषा है। और हमें लिख के बताइएगा कि आज कुछ नया जानने को मिला आपको, तो और कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच अगेन फॉर लिसनिंग। बाय बाय।